हाँ जी, गुड आफ्टरनून। फालतू में तालियां नहीं बजाने, इनके लिए भगवान का अलग समुदाय बनाया हुआ है। क्या क्या पढ़ा था? हाँ, आवाज सही करिए यार। कैसे आज सामंतों का विद्रोह सुनाओ पहले मेरे को ना, पहले कारण सुनाओ। देखे, राजनीतिक कारण थे कि रेजिडेंट जो था वो आंतरिक मामलों में, अंग्रेजों ने रियासत के उत्तराधिकार के मामलों में पुरानी रियासतों को तोड़ तोड़ कर, जैसे कौन कौन सी बनाई थी, धौलपुर किस साल बनाई गई, टोंक कब बनाया गया, और झालावाड़ कब बनाए गए, राज्यों की सुरक्षा के लिए क्या बनाई गई नई नई, और इनका खर्चा किस पे डाल दिया गया, राजाओं पे। जैसे मेरवाड़ा बटालियन कहां पर मुख्यालय था, ब्यावर के अंदर। कोटा कंटिजेंट का शेखावाटी ब्रिगेड और जोधपुर लीजियन और मेवाड़ भीलकोर खेरवाड़ा के अंदर बना दी गई थी। अच्छा, उसका प्रशासनिक कारण ये थे कि सामंतों के विशेषाधिकार, उनके द्वारा लिए जाने वाले कर, उनकी सेनाएं, तो उनके सैनिक क्या हो गए थे, राज्यों की सुरक्षा के नाम पर राजा अंग्रेजों को बहुत अधिक धन दिया करते हैं। इसलिए राजाओं ने किसानों पर क्या बढ़ाने शुरू कर दिए, ब्रिटिश माल ज्यादा है तो हमारे उद्योग धंधे, अंग्रेजों ने नए व्यापारिक मार्गों का, तो हमारा व्यापार किधर शिफ्ट हो गया, अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में ईसाई मिशनरीज, हिंदू और इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते थे। हमारे साहित्य में ऐसे कई लेखक हुए जिन्होंने कैसी भावनाएं लिखी, अंग्रेज विरोधी भावनाएं, जिससे कौन सी भावनाएं बढ़ी, जैसे सूर्यमल मिश्र ने क्या लिखा, जैसे कवि राजा बांकीदास जी क्या लिख रहे थे, और नाम बताओ दो, राघव दास जी और गंग जी। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ कैसा भेदभाव करते, नस्लीय भेदभाव। किन बातों को लेके, पद व वेतन। पहले कौन सी बंदूक यूज में ली जाती थी और उसकी जगह कौन सी बंदूक आ गई, उसके बाद क्या लिखवाया था। असफलता का कारण, असफलता का कारण ये थे कि किसका अभाव था, आपसी सामंजस्य, रणनीति और योग्य सामंजस्य कैसे नहीं था, क्योंकि क्रांति अलग अलग स्थानों पर, इसलिए अंग्रेजों को क्रांति दबाने का नेतृत्व नहीं था। कि क्रांति के दो बड़े नेता कौन कौन, उन्होंने राजस्थान के विद्रोही से कोई संपर्क स्थापित क्या था, टॉपिक आगमन राजस्थान में बहुत, तब तक अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे। राजस्थान के राजा महाराजाओं ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों ने क्रांति को बहुत क्रूरता से, इसलिए आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत, विद्रोहियों ने अजमेर पे कब्जे का कोई प्रयास, उनके पास हथियार हमसे अत्याधुनिक थे, उनके सेनापति हमसे ज्यादा अच्छे थे। अच्छा, क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ राजाओं ने किसका साथ दिया, इसलिए क्रांति के बाद राजाओं को सम्मानित किया गया। सामंतों ने किसका साथ दिया, इसलिए क्रांति के बाद उनको प्रभावहीन बना दिया गया। व्यापारियों ने किसका साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने उनको संरक्षित किया। कौन से साधनों का विकास किया, जनता और राजा के संपर्क को तोड़ने के लिए क्या किया गया, अलग से स्कूल व कॉलेज बनाया गया। ऐसी योजना कौन देता है, कब देता है वोल्ट्री, और कौन सा कॉलेज बनाया गया, मेयो कॉलेज कब बनाया गया, 1875 के अंदर ये कॉलेज बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि एक शिक्षा आई जो समाज में कैसा वर्ग गया, और मध्यम वर्ग ने आगे राष्ट्रीय आंदोलन का, अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को, इसे जनता का शोषण, राजाओं की विलासिता, अतः उन्होंने किसानों पर क्या कर दिए, अतः राजस्थान में क्या शुरू हो गए थे, राजस्थान की जनता ने क्रांति में विद्रोहियों का, इससे सिद्ध हो गया कि राजस्थान की जनता अंग्रेजों की समर्थक है। क्रांति ने और कुछ किया ना किया, लेकिन आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, और हम देखते हैं कि कुशाल सिंह चांपावत हमारी लोक कहानी और लोकगीतों का नायक बन गया था। अंग्रेजी इतिहासकार ये कहते हैं कि 57 की क्रांति क्या थी, क्योंकि सैनिकों किन बातों से प्रॉब्लम थी, सेवा संबंधी शर्तों और चर्बी वाले का। लेकिन हम कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि सभी सैनिकों ने क्रांति में भाग, अधिकतर सैनिक किसका साथ दे रहे थे, और क्रांति में केवल सैनिक नहीं थे बल्कि असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। अच्छा, फिर कुछ कहते हैं कि ये क्या था, सामंतों का, सामंत क्यों लड़ रहे थे, कि अपने निजी स्वार्थों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद उनको क्या बना दिया गया था, पर हम कहते हैं कि ऐसा होता तो मारवाड़ के सामंत विद्रोहियों के साथ कहां तक नहीं जाते, मेवाड़ के सामंत अंग्रेज विरोधी तत्वों को, और यदि वो खुद के लिए लड़ते तो आज भी जनता द्वारा उनको गया। इतनी बातें बड़ी, चलो आगे बढ़ते।
दो बातें पढ़ी हमने। एक तो हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेज इसको क्या बताते हैं, और एक हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेज को क्या। तीसरा लिखो, देखिए धार्मिक असंतोष। धार्मिक असंतोष, रिलीजियस डिसकंटेंट, रिलीजियस डिसकंटेंट, धार्मिक असंतोष। तो एक बात यह भी कही गई 57 की क्रांति के बारे में कि 57 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान जो दोनों थे वो ईसाइयों से क्या थे, परेशान। क्योंकि ईसाई धर्म भारत में बढ़ रहा था, इसे हिंदू और मुसलमानों को थ्रेट महसूस हो रहा था, और उनको लग रहा था कि यार हम दोनों को खत्म करके कौन सा धर्म आ जाएगा, और कि इसलिए 57 के अंदर क्या हो गई थी, क्रांति। हम कहते हैं वैसा हो सकता है कहीं पर ये कारण रहा हो, लेकिन कम से कम राजस्थान में तो ये कारण नहीं रहा, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार ज्यादा, जब ज्यादा प्रचार ही नहीं था तो हमारे यहाँ वाले ईसाइयों से तो कम से कम डर नहीं रहे थे। इसका मतलब हमारे वालों ने क्रांति की, तो ये कारण तो नहीं, ये कारण दूसरे रहे होंगे। देखो ईसाई मिशनरियों ने, ईसाई मिशनरियों ने क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरियों ने क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरियों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया था। स्टार्टेड टू मेक फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन, हिंदू तथा इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया था। स्टार्टेड टू मेक फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन। अतः भारतीयों में इसके खिलाफ असंतोष था, सो इंडियंस वर आउटरेज्ड अगेंस्ट इट। वापस बोलो, आवाज डबल आ रही है? ठीक है यार, सिंगल फीस में डबल आवाज क्या है भाई, देख देख डबल दो बार वो आ रही। इस वाली आवाज भी तुम्हें सुन रही है, क्या है भाई कारण? देखो देख क्या लिखा है, अतः भारतीयों में इसके खिलाफ असंतोष था, सो इंडियंस वर आउटरेज्ड अगेंस्ट इट। अतः भारतीयों में इसके खिलाफ असंतोष था, सो इंडियंस फॉर आउटरेज्ड अगेंस्ट इट। अतः 1857 की क्रांति एक धार्मिक असंतोष थी, सो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ रिलीजियस डिसकंटेंट। अतः 1857 की क्रांति एक धार्मिक असंतोष थी, सो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ रिलीजियस डिसकंटेंट। लाइन चेंज करके लिखना। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में इस तथ्य को सही नहीं माना जा सकता, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में इस तथ्य को सही नहीं माना जा सकता। बट दिस फैक्ट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू राजस्थान, बट दिस फैक्ट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू राजस्थान। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में इस तथ्य को सही नहीं माना जा सकता, बट दिस फैक्ट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज डिडंट हैव मोर डोमिनेंस इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज डिडंट हैव मोर डोमिनेंस इन राजस्थान, राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। क्रिश्चियन मिशनरीज डिडंट हैव मोर डोमिनेंस इन राजस्थान। इसका मतलब ये वाली बात भी सही नहीं। हमने तीन बात पढ़ी, हम कह रहे हैं कि सैनिक विद्रोह था, भाई कुछ लोग कहते सैनिक विद्रोह था, हम कहते ये नहीं था। कुछ लोग कहते सामंतों का विद्रोह था, हम कहते ये नहीं था। कुछ लोग कहते धार्मिक असंतोष था, हम कहते हैं नहीं था। क्या हम क्या मानते हैं? तो हम मानते हैं कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था। क्या था ये? चौथा लिखो, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम, क्या सही हुआ? सही हो गया? स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। कैसे? जैसे कि भाई हम कहते हैं भाई था क्या फिर, यदि आप कहते हो सैनिकों ने भी नहीं किया था, सामंतों ने भी नहीं किया था, धर्म के आधार पर भी नहीं था, तो क्या था ये? स्वतंत्रता।
तो ऐसा हमारा मानना है कि हमारा क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल। तो क्या प्रूफ है आपके पास में कि फ्रीडम स्ट्रगल था? तो कहते हैं एक प्रूफ तो यह है कि हमारे सारे के सारे विद्रोही दिल्ली गए थे। सारे विद्रोही कहां गए थे? और सबने अपना नेता किसको मान लिया था? बहादुर शाह। इसका मतलब हम ये चाहते थे कि बहादुर शाह जफर का राज वापस आए और दिल्ली वापस क्या बने, हमारी राजधानी। यदि बहादुर शाह जफर का राज वापस आए, इसका मतलब अंग्रेजों का राज समाप्त हो। इसका मतलब हम अंग्रेजों से क्या चाहते हैं? आजादी। तो ये साफ साफ दिख ही रहा है। फिर क्रांति में केवल एक पक्ष के लोग शामिल नहीं थे कि भाई केवल सैनिक हो गया, केवल सामंत हो गए। तमाम वर्गों के लोग क्रांति के अंदर शामिल हुए थे। ये भी अपने आप के अंदर तथ्य है कि भाई एक को प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई एक पर्टिकुलर दिक्कत को लेकर सैनिक विद्रोह कर जाए, किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर फ्यूडल लॉर्ड विद्रोह कर जाए, लेकिन यदि सारे लोग शामिल है, इसका मतलब कारण जो है वो खुद अंग्रेज है, तभी सारे के सारे लोग शामिल हो गए। शासन कारण है, इसलिए शासन के खिलाफ वो लोग इकट्ठे हो गए। फिर एक अपने इतिहासकार हुए नाथूराम खड़गावत। कौन इतिहासकार हुए? नाथूराम खड़गावत। नाथूराम खड़गावत सर अपनी बुक के अंदर लिखते हैं, बुक लिखी आगे मैं नाम बताऊंगा आपको, स्ट्रगल ऑफ राजस्थान इन रिवोल्ट ऑफ 1857 नाम की बुक लिखते हैं वो। उसके अंदर वो लिखते हैं कि जितने भी विद्रोही थे उनमें दो बात कॉमन थी। उन सब में बहादुर शाह और नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी, सिंपैथी थी। क्या थी? सिंपैथी। और अंग्रेजों के खिलाफ उनमें आक्रोश था। सारे के सारे लोग अंग्रेजों से तो नाराज चल रहे हैं और बहादुर शाह और नाना साहब से क्या रख रहे हैं? सहानुभूति। इसका मतलब वो और कुछ चाहे ना चाहे एक बात पक्का चाहते थे कि अंग्रेज हमारे देश के अंदर रहने नहीं चाहिए। फिर एक अंग्रेजों का एक ऑफिसर था नसीराबाद में, अंग्रेजों का एक अधिकारी था, आईटी प्रिचार्ड। क्या नाम है? वो कहता है भाई साहब सच्ची सच्ची बात तो यह है कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब शुरुआत में सैनिक विद्रोह रही होगी। शुरुआत में क्या रही होगी? कि सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का विद्रोह कर दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी इसके अंदर बाकी लोग भी शामिल होते चले गए। तो जैसे जैसे बाकी लोग शामिल होते चले गए, ये क्या बन गई थी? तो हम काम कहते भाई हम नहीं कहते, तुम खुद ही कह रहे हो कि शुरू हुआ था तब तो क्या था, लेकिन बाद में किस में बदल गया था? लिखो आप। देखो सभी विद्रोही क्रांति के बाद दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली आफ्टर रिवोल्ट। सभी विद्रोही क्रांति के बाद दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली आफ्टर रिवोल्ट। तथा इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। एंड दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तथा इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। एंड दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तथा इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। एंड दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तथा क्रांति में सैनिक व असैनिक दोनों तत्व सम्मिलित थे। एंड बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ज्वाइन रिवोल्ट। तथा क्रांति में सैनिक व असैनिक दोनों तत्व सम्मिलित थे। एंड बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ज्वाइन रिवोल्ट। बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ज्वाइन रिवोल्ट। तथा क्रांति में सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित थे। लाइन चेंज करके लिखना। इतिहासकार नाथूराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन नाथूराम खड़गावत, इतिहासकार नाथूराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन नाथूराम खड़गावत, सभी विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर व नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। ऑल रिबेल्स हैड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब। सभी विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। ऑल रिबेल्स हैड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब। बहादुर शाह जफर व नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। तथा उनमें अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। तथा उनमें अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। एंड दे हैड डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तथा उनमें अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था।
and they had discontent against Britishers. लाइन चेंज कर लिखो। अतः यह सिद्ध होता है कि, सो इट इज प्रूव्ड दैट, अतः यह सिद्ध होता है कि, सो इट इज प्रूव्ड दैट, यह सिद्ध होता है कि, इट इज प्रूव्ड दैट, भारतीय अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, भारतीय अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इंडियंस वांटेड टू थ्रू आउट ब्रिटिश, वांटेड टू डी रूट ब्रिटिश रूल, वांटेड टू डी रूट ब्रिटिश रूल, भारतीय अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इंडियंस वांटेड टू डी रूट करना, उखाड़ देना, डी रूट ब्रिटिश रूल। लाइन चेंज कर लिखो। देखो, अंग्रेज अधिकारी आईटी प्रिचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑफिसर आईटी प्रिचार्ड, अंग्रेज अधिकारी आईटी प्रिचार्ड के अनुसार, अंग्रेज अधिकारी आईटी प्रिचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑफिसर आईटी प्रिचार्ड, क्रांति प्रारंभ में एक सैनिक विद्रोह थी। इनिशियली रिवोल्ट वॉज ए सिपोई म्यूटिनी, क्रांति प्रारंभ में एक सैनिक विद्रोह थी। इनिशियली रिवोल्ट वॉज ए सिपोई म्यूटिनी, क्रांति प्रारंभ में एक सैनिक विद्रोह थी। इनिशियली रिवोल्ट वॉज ए सिपोई म्यूटिनी, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। बट लेटर ऑन इट वॉज चेंज्ड इन फ्रीडम स्ट्रगल, बट लेटर ऑन इट वॉज चेंज्ड इन फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। बट लेटर ऑन इट वॉज चेंज्ड इन फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। बट लेटर ऑन इट वॉज चेंज्ड इन फ्रीडम स्ट्रगल। पहले बड़ी बात। अब सुनो, देखो सवाल कैसा आएगा, सुनना मेरी बात। सवाल, कोई एक सवाल आएगा आपको, 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी। क्या क्वेश्चन आएगा? 1857 की क्रांति एक, कुछ नहीं लिखेगा और सिंपल लिख के छोड़ देगा। 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी, आगे लिख देगा 10 नंबर, नीचे लिख देगा 100 शब्द। अपने को क्या लिखना है? अपने को सिंपल लिखना है कि चर्बी, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। अतः कुछ अंग्रेज इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह बताते हैं, लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अधिकतर सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। ब्यावर तथा खेरवाड़ा जैसी सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी। क्रांति में सैनिकों के साथ असैनिक तत्व भी सम्मिलित हो गए थे, अतः इसे केवल सैनिक विद्रोह बताना सही नहीं। हालांकि कई इतिहासकार इसे सामंत विद्रोह तथा धार्मिक असंतोष भी बताते हैं, लेकिन ये सभी कथन सत्य नहीं है। वास्तव में 1857 की क्रांति हमारा एक स्वतंत्रता संग्राम थी, क्योंकि हमारे सभी विद्रोही विद्रोह करने के बाद दिल्ली जा रहे थे। वो सभी लोग बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान रहे थे। क्रांति में सभी वर्ग, सभी समूह के लोग शामिल हो रहे थे। जैसा कि नाथूराम खड़गावत बताते हैं, उन सब में एक बात कॉमन थी कि वो बहादुर शाह जफर और नाना साहब के प्रति सहानुभूति रख रहे थे, तथा विद्रोहियों के प्रति उनके अंदर, अंग्रेजों के प्रति उनके अंदर विद्रोह की भावना थी। अंग्रेज अधिकारी आईटी प्रिचार्ड स्वयं कहता है कि जब क्रांति शुरू हुई थी तब वो सैनिक विद्रोह रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वो किस में बदल गई थी? स्वतंत्रता। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, ये क्वेश्चन ये आ जाए। 1857 की क्रांति एक सामंती विद्रोह थी। क्या विद्रोह थी? अपने को वापस लिखना है। अपने को लिखना है कि कुछ अंग्रेज लेखकों के अनुसार या कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार सामंतों को अंग्रेजी शासन में प्रभावहीन बना दिया गया था। अतः सामंतों ने अपने विशेषाधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए या अपने निजी स्वार्थों के लिए 57 की क्रांति में भाग लिया था। अतः 57 की क्रांति को एक सामंती विद्रोह बताया जाता है, लेकिन यह स्पष्टीकरण भी सही नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मारवाड़ के सामंत विद्रोहियों का साथ दिल्ली तक नहीं देते तथा मेवाड़ के सामंत अंग्रेज विरोधी तत्वों को अपने पास शरण नहीं देते। यदि सामंतों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्रांति की होती तो आज दिन तक वो जन सामान्य में गीतों के अंदर नहीं गाए जाते।
57 की क्रांति को हालांकि सैनिक विद्रोह तथा धार्मिक असंतोष भी बताया जाता है, लेकिन ये तमाम कथन सत्य नहीं है। वास्तव में 57 की क्रांति हमारा स्वतंत्रता संग्राम थी, क्योंकि सभी विद्रोही कहां गए थे? दिल्ली। सभी ने अपने नेता किसको माना? बहादुर शाह। क्रांति के अंदर सैनिकों के साथ असैनिकों ने भी भाग लिया था। जैसा कि नाथूराम खड़गावत सर कहते हैं कि विद्रोहियों में एक बात कॉमन थी कि वो बहादुर शाह जफर और नाना साहब के प्रति सहानुभूति रख रहे थे तथा अंग्रेजों के प्रति उनमें विद्रोह की। स्वयं अंग्रेज अधिकारी आईटी प्रिचार्ड कहता है कि जब क्रांति शुरू हुई तब एक सैनिक विद्रोह रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम बन गई। क्वेश्चन चेंज, वो ये लिख दे 1857 की क्रांति एक धार्मिक असंतोष थी। 57 क्रांति है कि वापस धार्मिक असंतोष वाली बात लिखनी है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म की उड़ाई गई मजाकों के कारण भारतीयों में ईसाइयों के प्रति असंतोष था, इसलिए 57 की क्रांति को धार्मिक असंतोष बताया जाता है। लेकिन इस तथ्य को यदि राजस्थान के संदर्भ में लागू किया जाए तो यह कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों का राजस्थान में कोई अधिक प्रभाव नहीं था। 57 की क्रांति को राजस्थान में सैनिक विद्रोह तथा सामंती असंतोष भी बताया जाता है, लेकिन ये तमाम बातें असत्य है। वास्तव में 57 की क्रांति एक स्वतंत्रता। समझ में है मेरी बात? वो एक देगा, अपने को क्या करना है? वो जो दे उसको एलिब्रेट करना है, बाकी दो बताने हैं कि और क्या क्या बताया जाता है, और अपने इस पे अड़े रहना है कि अपना क्या था ये स्वतंत्रता। आगे बात सुन, वो सैनिक विद्रोह गए, सैनिक विद्रोह को समझा दो, बाकी दोनों के नाम लिख दो, ये वाला समझा दो। वो सामंती असंतोष के सैनिक उसको समझा दो, बाकी दो के नाम लिख दो, लास्ट वाला लिख दो। कुल मिला के दो पूरे समझाने हैं, जो दिया है वो समझाना है, और स्वतंत्रता संग्राम तो हर बार आना ही चाहिए। अच्छा, कई बार वो यही दे दे कि क्या 57 की क्रांति एक स्वतंत्रता संग्राम थी, तो आपने कहना कि हाँ 57 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है क्योंकि ये कारण है। हालांकि 57, फिर लास्ट में फिर लाइन लिख दो, हालांकि 57 की क्रांति को सैनिक विद्रोह, धार्मिक असंतोष तथा सामंतों का विद्रोह भी बताया जाता है, लेकिन ये इस क्रांति के प्रकृति नहीं हो सकती। इतने बड़े विद्रोह को किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान या एक कारण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ये भारतीय इतिहास की गूढ़ घटना है, जो वाकई हमारी आजादी का पहला आंदोलन था, जिसने आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का। आगे बात समझो, एक देगा, उसको एलिब्रेट करना है, फ्रीडम स्ट्रगल वाली बातें लिखनी है, बाकी दोनों के नाम बताने हैं। वो भले पूछे भले नहीं पूछे, अपने को बताना है कि इनके बारे में और क्या क्या बातें की जाती है। आगे बात समझो, या कारण पूछेगा, या परिणाम पूछेगा, या क्या पूछेगा? प्रकृति। क्या क्या तीन बातें होगी? कारण, परिणाम। कारण में दो चीज होगी, क्रांति के कारण, असफलता के कारण, फिर एक हो गया परिणाम, एक हो गई अपनी प्रकृति। दो चीजें बीच में मैंने चलते बताई थी, मैंने कहा मैं लास्ट में लिखा दूंगा। दो बातें, एक तो क्रांति नसीराबाद में क्यों हुई, एक विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का कोई भी प्रयास क्यों नहीं किया था, बताया था। लिखो अपने अलग से लाइन में एक लिखो, अलग से लाइन में लिखना, नीचे छोड़ पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ये हो गया कारण 3-4 लाइनें छोड़ के लिखना। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम नसीराबाद इन राजस्थान। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम नसीराबाद इन राजस्थान। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम नसीराबाद इन राजस्थान। क्योंकि बिकॉज ऑफ अब नीचे 1 2 3 4 लगा लेना ना, पॉइंट्स में लिख लेना। अब मैं वापस याद दिला दूं, मैंने पहले दिन आपको याद करवाए थे, वापस याद दिला देता हूं। कौन सी टुकड़ी कर रही थी अपने? यही थी 15th एनआई थी। एक तो यह था कि 15th एनआई के सैनिक मेरठ से आए थे। कहां से आए थे? इसलिए उनको क्रांति की जानकारी थी। क्रांति कौन करेंगे? जिनको इसके बारे में पता हो वही तो करेगा। दूसरा यह था कि उनको अजमेर से कहां भेज दिया गया था? नसीराबाद। तीसरा यह था कि नसीराबाद जाते उनको कहा कि हथियार रख दो, और बाकियों का था हथियार भर लो, हथियार तैयार कर लो। तो उनमें डाउट था, और डाउट में आया हुआ आदमी आक्रमण नहीं करता है। रक्षात्मक व्यक्ति जल्दी आक्रामक हो जाता है। डिफेंसिव जो होता है, मतलब एक आदमी हटेगा पीछे हटेगा, अब दीवार आ गई, अब उसे लगता है कि अब मेरे पास पीछे हटने का कोई भी रीजन, और अब मैं पीछे हट भी नहीं सकता, तो सामने की तरफ आएगा। बस 15 मिनट इन्फेंट्री के साथ यही हुआ। वो सारी बात मान रहे थे। मेरठ में क्रांति हो गई थी, वो जानते थे, लेकिन फिर भी वो अजमेर में चुपचाप बैठे थे। उनको कहा अजमेर से बोरिया बिस्तर करके आप नसीराबाद जाओ, तो भी वो चुपचाप चले गए थे। उनको कह रहे थे कि हथियार जमा कराओ, तो भी वो चुपचाप बैठे थे। पर जब कहा कि तुम हथियार भर लो, तो उनको लगा अपने को मारेंगे, इससे पहले अपने इनको ही मारते। लिखो,
लिखो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई, मेरठ से आए थे, केम फ्रॉम मेरठ, मेरठ से आए थे, केम फ्रॉम मेरठ। अतः इन्हें क्रांति के बारे में जानकारी थी, सो दे न्यू अबाउट रिवोल्ट। अतः इन्हें क्रांति के बारे में जानकारी थी, सो दे न्यू अबाउट रिवोल्ट। अतः इन्हें क्रांति के बारे में जानकारी थी, सो दे न्यू अबाउट रिवोल्ट। दूसरा लिख लो, इन सैनिकों को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था। दे वर ट्रांसफर्ड टू नसीराबाद फ्रॉम अजमेर। इन सैनिकों को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था। दे वर ट्रांसफर्ड टू नसीराबाद फ्रॉम अजमेर। इन सैनिकों को नसीराबाद से अजमेर भेज दिया गया था। अच्छा, अजमेर से नसीराबाद, सॉरी, अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था। दे वर ट्रांसफर्ड टू नसीराबाद फ्रॉम अजमेर। अगला लिखो, इन सैनिकों को हथियार रखने के लिए कहा गया था। इन सैनिकों को हथियार छोड़ने के लिए, लिख लो, छोड़ने के लिए कहा गया था। जमा करवाने लिख दो, इन सैनिकों को हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया था। दे वर ऑर्डर्ड टू पुट डाउन देयर वेपन्स। दे वर ऑर्डर्ड टू पुट डाउन देयर वेपन्स। इन सैनिकों को हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया था। अगला लिख लो, अंग्रेजों ने इन सैनिकों के खिलाफ अन्य सैनिक लगा दिए थे। अंग्रेजों ने इन सैनिकों के खिलाफ सेना तैनात कर दी थी, अन्य सेना तैनात कर दी थी। ब्रिटिशर्स डिप्लॉयड आर्मी अगेंस्ट दीज सोल्जर्स। अंग्रेजों ने इन सैनिकों के खिलाफ अन्य सेना तैनात कर दी थी। ब्रिटिशर्स डिप्लॉयड, डिप्लॉय कर दी, डिप्लॉयड आर्मी, डिप्लॉय, डिप्लॉय करना, DEPLOY, डिप्लॉय, डिप्लॉयड आर्मी अगेंस्ट देम या अगेंस्ट दीज सोल्जर्स। इन सैनिकों के खिलाफ सेना तैनात कर दी थी। अंग्रेजों ने इन सैनिकों के खिलाफ सेना तैनात कर दी थी। डिप्लॉयड फोर्सेज या डिप्लॉयड आर्मी अगेंस्ट देम या अगेंस्ट दीज सोल्जर्स। आगे बात, चार बात समझ में कि ये कहां से आए थे, मेरठ। अजमेर से अचानक कहां भेज दिया, नसीराबाद। इनको कहा हथियार रखो और बाकियों को कहा हथियार इनके खिलाफ उपयोग में लो। तो विद्रोह करते बेचारे, और क्या करते। फिर लाइन चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखना। नहीं, ये हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स, अंग्रेजों ने विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। क्योंकि, बिकॉज ऑफ, अब इसके पॉइंट बना लेना है ना, क्योंकि, बिकॉज ऑफ। ये बातें भी उस दिन मैंने समझाई थी, एक बार वापस समझा दूं मैं आपको। एक तो यह था कि विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था, दिल्ली। विद्रोह का नेता कौन था, बहादुर शाह जफर। इसलिए सारे के सारे दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से क्या लेना चाहते थे, परमिशन, अनुमति लेना चाहते थे। तो अजमेर जाते तो बहादुर शाह जफर को पता ही नहीं चलता, और इनको लगता था कि यार अपने तो क्रांति किसके नेतृत्व में करनी है, बहादुर शाह जफर। क्योंकि अब तनख्वाह कौन देते हैं, अंग्रेज। बाद में तनख्वाह कौन देगा, बहादुर शाह जफर। तो उसको पता तो लगे कि हमने क्रांति कर दी। एक कारण तो बड़ा सा ये। दूसरा एक कारण ये था कि इनके साथ में घायल सैनिक थे, इनके साथ में बच्चे थे, इनके साथ महिलाएं थी, इनके पास लूट का माल था। इसलिए इनको पता था कि यदि अजमेर गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और इनको छोड़ेंगे कहां। तीसरा यह था कि अजमेर को जीतना इतना सरल भी, अंग्रेज ऑलरेडी एक बटालियन लगा चुके थे वहां पर, मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन डिप्लॉय कर दी, मेरवाड़ा बटालियन वहां पहले से लगा दी थी। और अंग्रेजों की एक बटालियन डीसा से आ रही थी, यूरोपियन। कौन सी बटालियन आ रही थी, कहां से आ रही थी, डीसा कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर। तो इनको पता था कि यहां पंगा लेंगे, एनर्जी वेस्ट करनी है, इससे अच्छा होना पहले दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से जो भी अपने को परमिशन मिलेगी उसके अनुसार आगे अपने कर लेंगे। देखो, एक नंबर लगा के लिखो, दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली वॉज की सेंटर ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली वॉज की सेंटर ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली वॉज की सेंटर ऑफ रिवोल्ट। तथा बहादुर शाह जफर क्रांति का प्रमुख नेता था।
एंड बहादुर शाह जफर वॉज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट, तथा बहादुर शाह जफर क्रांति का प्रमुख नेता था। बहादुर शाह जफर वॉज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट, बहादुर शाह जफर क्रांति का प्रमुख नेता था। बहादुर शाह जफर वॉज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट। अतः विद्रोही दिल्ली जाकर उसकी अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। अतः विद्रोही दिल्ली जाकर उसकी अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। सो रिबेल्स वांटेड टू टेक हिज परमिशन बाय गोइंग टू दिल्ली। सो रिबेल्स वांटेड टू टेक हिज परमिशन बाय गोइंग टू दिल्ली। अतः विद्रोही दिल्ली जाकर उसकी अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। वांटेड टू गेट लिखना, वांटेड टू गेट हिज परमिशन बाय गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जाकर उसकी अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। वांटेड टू गेट हिज परमिशन बाय गोइंग टू दिल्ली। किसकी अनुमति लेनी है? क्योंकि विद्रोह का केंद्र कौन सा है? दिल्ली। नेता कौन है? बहादुर शाह। इसलिए अपने दिल्ली चलते हैं और दिल्ली चल किसकी परमिशन लेते हैं? बहादुर शाह। दूसरा ये कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं? लूट का माल, घायल सैनिक, महिलाएं और बच्चे। अजमेर जाने पर उनका टाइम वेस्ट हो जाता फालतू में। लिखो, विद्रोहियों के पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। विद्रोहियों के पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। रिबेल्स had looted money, injured soldiers, women and children. Rebels had looted money, injured soldiers, women and children. विद्रोहियों के पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। लूटेड मनी, इंजर्ड सोल्जर्स, वीमेन एंड चिल्ड्रन। है खाना कहां से आता था? बना लेते। फौजी कहीं एक जगह से मूव दूसरी जगह करते हैं तो उनके पास होता तो ही खाने के लिए। तो टाइम टाइम पे गांव वाले सहायता करते, जिन जिन गांवों से जा रहे थे। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि गांव के लोग जो थे विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं। फिर अपने पास माल मत्ता लेके चले यहां से, ऐसे थोड़ी चलेंगे। तुम जयपुर आई तो तुम सोच के नहीं आई खाना कहां खाती हो? हाँ, उनके भी पीजी थे ऐसे तुम्हारी तरह के ही, और तुम्हारे से अच्छे पीजी थे। तुम्हारे पीजी वाले तो कड्डी में वो आलू मिला मिला के देते होंगे, देते। और पीजी का खाना अच्छा है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पीजी का खाना अच्छा है? अच्छा खाना, क्या बात करते हो? थो अभी नए नए पीजी में रहे हो क्या? रहेगा फिर तो 5-7 दिन तो अच्छा मिलेगा आपको। हाँ भाई रे, वरना पीजी वाला खाना राम राम राम, अल्लाह बचाए। मैं कहीं पुराने बैच में यूं पूछ लेता हूं, अगर सर याद मत दिलाओ आप वो खाना अच्छा नहीं लगता हमें। और ये पीजी वाले, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार पता नहीं ये खाने में 100-200-500 रुपए बचा के कौन सी हवेली खड़ी कर लेंगे। एक स्टूडेंट और पीजी में कुछ ही नहीं चाहता, वो केवल इतना चाहता है खाना अच्छा मिल जाए, है ना। कमरा छोटा होगा तो अपने चला लेंगे, तो टेबल कुर्सी नहीं भी देगा तो भी हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे। बाकी भी तेरे टॉयलेट वॉयलेट भी ठीक है जैसे, उनमें हम दिखा दुकू लेंगे। रोटी सुबह शाम ठीक मिल जाए, उसके अंदर भी इनके वो रहता है। वो कई वैसे बच्चे कहते हैं सर यहां आके देखा हमने कि आलू और गाजर की भी सब्जी बना देते हैं लोग। आज ही बनाई है, मीठी मीठी सब्जी हो जाती है सर, अजीब सी बना देते हैं लोग। पनीर की मिल रही है, ये बड़ी बात है। पनीर की भी ये सब्जी बनाते हैं। कोई कहेगा सर ये लौकी और दाल मिला देते हैं यहाँ पे। भाई रे, कुछ भी किया जा सकता है। तो पीजी वाले भैया को समझाओ कि पीजी वाले भैया केवल खाना अच्छा देना है, इसके अलावा और कुछ भी अच्छा। और हम मिनिमम में रहने के लिए तैयार है, पर तू कम से कम रोटी नहीं तो ढंग की खिला दे यार। इनके पता नहीं क्या है, भिंडी और चावल मतलब साथ में मिक्स, सच में। हे भगवान, हाँ स्प्रिंग मोड का भंडारा करना ही पड़ेगा। हाँ अरे तो वो यही कोई बात आई, वो एक पुराना बेच था, उसमें 2-3 दिन पहले मेरे को बच्चों ने कहा कि वो शाम को समोसे बांट रहे थे क्लास में, तो मैं जिस क्लास में बैठा था उसी में बांट रहे थे। तो वो उन्होंने 6:15 बजे के आसपास कहा क्लास रोक दो। वो जैसे बंटने शुरू हुए तो पीछे से बंट रहे थे, तो मैंने कहा लिख लो यार 5-7 लाइनें और लिख लो, 15 मिनट लिखवा देता हूँ। उनसे रहने दो, आराम से समोसे खाएंगे हम तो। क्यों ऐसे भूखे रहते हैं हम, सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? खाना नहीं खा गए, इतना रद्दी खाना मिलता है, क्या खाएं। अब कम से कम समोसा तो ढंग से खाने दो आप, इसमें ही पढ़ाओगे।
तो बच्चों ने कहा सर भंडारा कब कर रहे हो? तो मैं क्या यार तुम्हें पढ़ना तो होता नहीं, भंडारे भंडारे करने होते हैं। सर बात वो नहीं है, हम देखते हैं एक दिन तो डंका खाना मिले। सर आंतड़ियां खराब हो गई हमारी। यार बात सही है। और आप कोई पीजी वाले भैया कई बार हमारे पास आ जाते हैं, कोचिंग आ जाते हैं और मेरे को आ कहते हैं सर हमारे कार्ड लो। और आपके पास बच्चे आगे पूछते होंगे कि कौन से पीजी में जाना है, तो आप तो हमारे पीजी का नाम बता दो। तो मैं उनको हंसता हूं कि यार नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। अब इतने स्टूडेंट है कि कहीं पीजी खोल लोगे तो स्टूडेंट आएगा कहां जाएगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा, तो तुम्हारे पास रहेगा। पर यार तुम जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना, इससे बुरा और कुछ ही नहीं कर पाओगे, पाप लगेगा पाप तुम्हें। तो कहते सर आप कभी आओ खाना खा के तो देखो, मगो मुश्किल से पिज्जा छुड़वाया है, तू वापस तो क्यों खिला रहा? अरे नहीं सर अपने वही खाना खिलाते हैं जो हम घर पे खाते हैं। मैं तुम इतना घटिया खाना खाते हो घर पे? है सच में वही खाते हैं? हाँ अब पता नहीं, या तो आदत पड़ जाती होगी जी उनको भी वही खाना खाने की। पर ये पीजी वाला ये तो, इससे अच्छा देखो मैं बताऊं, इससे अच्छा आप लोग रूम ले लिया करें। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, इधर उधर रूम ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा दूर मिल जाए। तो आपने क्या एक वो भी चक्कर रहता कि कोचिंग के पास रहना है, कोचिंग के पास रहना है, इसके बनिस्बत मुझे लगता है कोचिंग से थोड़ा सा दूर रह जाए भले। ऐसे मैं जब लालकोठी कोचिंग हुआ करती तो मैं रूम लेके रहा करता था मिलाप नगर, तो जयपुरी हॉस्पिटल के पास। तो हमें आने जाने में आधा घंटा बस आराम से खा जाया करती थी। तो अभी भी जैसे गोपालपुरा बाईपास के आसपास की जो कॉलोनीज है, ये पूजा टावर के आसपास, इधर ये महावीर नगर वाला जो इलाका पड़ता है, इधर वो सामने वाली एक कॉलोनी और मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है उसका, वो 2-3 कॉलोनियां थोड़ी अच्छी है। आप रूम ले ले, 2-3 लोग मिल के ले ले, है ना। ये जो लोग ग्रुप में रह सकते हैं उनके लिए ठीक रहता है कि 3 लोगों ने मिलके भी ले लिया तो कोई 8-9 हजार रुपए में आ जाता है रूम, है ना। इससे कम तो नहीं देते आजकल, रेट खूब ही बढ़े में। पर एक कमरा या 2 कमरे किचन टाइप का 10-1 हजार रुपए में मिल जाता है इतने में, 10 हजार में तो मिल ही जाता होगा। 2 कमरे, छोटे छोटे कमरे किचन टाइप का हो, तो अपने 3 या 4 लोग भी उनके अंदर रहे। तो यदि मैं कहता हूं 10 हजार उसका है, वो कहता लाइट पानी भी अलग आएगा आपका, कोई नहीं उसको लाइट पानी का भी दे दे, तो 1000-1500 रुपए लाइट पानी वाला मान लो, 2000 मान लो, 10 और 2 कितने हुए 12। अपने यदि 4 जने रहते हैं तो एक बंदे कितने पांति है 3 हजार, है ना। एक काम और कर लिया जाए, एक कुक रख लिया जाए, भाई जीन कोई मिल जाते हैं, 1000 रुपए 800 रुपए पर बंदे के अनुसार ले, 1500 नहीं, वो मैं बताऊं जब आप सिंगल आदमी होते हो तब वो कहते हैं 1500। आप कहते हो ना हम 4 रहेंगे 5 रहेंगे, तो इस बनी से बताओ कम हो जाती है। 4 के लिए 1500 है, मैं कहता हूं 1500 दिए, उसको दिए 1500। और खाना खाने का ज्यादा से ज्यादा आप मान लो कितना भी करोगे ना तो 2500 से ज्यादा नहीं खाओगे आप। 2500 ज्यादा बताया मैंने, जब भी ज्यादा लोगों के अंदर होता है तो खाने का खर्चा कम हो जाता है। आप 2500 भी वो करते हो, 1500 उसको देते हो तो कितने हुए 4, 3 उधर दिए 7, इतना तो पीजी वाला ले ही रहा है तुमसे। मैं कहता हूं पीजी वाला यदि 6 भी ले रहा है, उधर 7 लग रहा है ना, तो भी मान के चलिए कि स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, वरना थोड़े दिनों के अंदर पेट में पड़ेंगे कीड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर दवाइयों के ले लेगा, और 15-20 दिन की पढ़ाई खराब होगी वो अलग रहेगी बाद में, तो थोड़ा ठीक रहेगा। और वहां से आना जाना, ये आजकल टेम्पू टैक्सी खूब सारे चलते हैं, तो इसे ऑन रोड यदि कुछ मिलता हो तो कोशिश किया करें। पर ये उन बच्चों के लिए तो ठीक रहता है जो ग्रुप में रह सकते हैं, कई होते हैं खोड़ले, है ना। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि वो सर मैं तो सिंगल ही रहूंगा और मैं किसी के साथ रह नहीं सकता। अरे तुम आरएस की तैयारी करोगे, पब्लिक डीलिंग सेक्टर है, और तुम अब भी कहते हो कि मुझे किसी के साथ रहना है, किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता, तो इससे बुरा तो क्या ही करोगे तुम। या उल्टा ये होना चाहिए, मतलब आप पीजी में भी रहते हो तो आपको सलाह है, आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी रूममेट है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए। तो जयपुर आके भी ये ढूंढे कि मैं पाली का हूं और पाली वाले के साथ रहूंगा, मैं अजमेर का हूं और अजमेर वाले के साथ रहूंगा, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हो ये कि आपका डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ है, आपका रूममेट हनुमानगढ़ का है, आपका डिस्ट्रिक्ट नागौर है, आपके साथ रहने वाला डूंगरपुर का है, आपकी डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ है, आपके साथ रहने वाला जैसलमेर का है, ताकि आप नई नई संस्कृतियों के बारे में सीखते। तो यहां आके भी जब अपना जिला ही देख रहे हो फिर वहीं बैठे रहो। तो आज घर पे जाते सबसे पहले तो एक काम करना, यदि आपका रूममेट आपकी डिस्ट्रिक्ट है तो उसके लात मार के बारे में तू नहीं रहेगा अपने साथ में, है ना, उसको बाहर निकाला जाए। भाई मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले के साथ कभी नहीं रहा, मुझे पता भी चलता नहीं कि अपने डिस्ट्रिक्ट आपने उस पीजी में नहीं रह जागे या वहां रूम नहीं लिया कि नहीं, आपने पता चलता है यार दूसरे अलग अलग भिन्न भिन्न पांति के लोग रहेंगे, यहाँ रहेंगे
अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां सीखेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में सीखेंगे, अपने भाषा सीखेंगे, इनकी कल्चर के बारे में 4 बातें पता चलेगी अपने डिस्ट्रिक्ट की। फिर वो पंचायतियां करते हैं, लोकल आनिए बानिए पार्षद टाइप के नेताओं की तो बात करते हैं, अपने वो पार्षद जीत गया यार, वहां यहाँ एमएलए टाइप की तो बात होगी, थोड़ा लेवल तो उच्च जाएगा कम से कम। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बंदा आपके साथ में नहीं, उसका तो बॉयकॉट कर ही दोगे आज? अगर नहीं सर, अपने तो अपने होते हैं सर, कोई नहीं होते अपने तो अपने। अपने वालों को नहीं रखना साथ में, उनको भेद मालूम होते हैं फालतू के, 4 बातों में ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा होता तो फिर ब्लैकमेल भी नहीं कर पाता, उसको अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है, अपने बताएंगे उतनी बातें पता चलेगी। तो थोड़े यू रूम वूम लेके रहोगे तो पीजी वालों के पीजी खाली होंगे तो इनकी अक्ल आएगी। अब तो क्या आप ज्यादा पीजी है, तो अब तो वो कहते हैं भाई, अब मैं एक दिन एक कोई पीजी के अंदर देखने गया, इनका ये 3 सीटर है, बस 3 माचे ही थे। अब इस सीटर से, इस सीट से उतरते कैसे हैं ये दिखा मगर इस सीट से उतरना पड़े, तीनों साथ में सो रहे हो और इधर वाले को उतर के जाना पड़े, तो उसने कहा क्रॉस करे ऊपर से, लात रख रख के जाए तो ही जा सकता है, बाकी उतरने का कोई रास्ता तो यार ये तो शोषण है साहब साहब। पर अगले का सीधा है भाई साहब लेना तो लो, वरना हमारे तो बाहर 4 और खड़े, बाद में क्या किया जा सकता है। तो आप आंदोलन करो उनके खिलाफ, और आपको भैया हमें सब्जी अच्छी दी जाए, पर आंदोलन से तो पार पड़ेगी नहीं, होगा रवाना हो आना, हमारा दूसरा आ जाएगा। आप रूम ले लो अपने, तो रूम लेके रहना अच्छा नहीं लगता आपको है, या वैसे ही ज्यादा झंझट महसूस करते हो कि कौन, मैं कई बच्चे वैसे आका देते हैं, मैं जब कहता हूं कि यार कुक लगा लो, भाई जी आ जाएंगे खाना बना के चले जाएं, कि सर उसको सामान कौन ला के देगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, महीने भर का जाके लेके, इसमें तो यार मजा आता है उल्टा। भाई मैं पीजी बहुत कम रहा, कोई 10 एक साल हो गए होंगे यूं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जयपुर के अंदर भी, अब अलग से रहते हुए इस प्रकार से, तो पीजी में कोई 6-12 महीने कभी रहूंगा, बाकी नहीं रहा हुआ, या टिफिन जैसा कभी खाना खाया होगा। बाकी यूं रूम लेके रहते, 4-5 लोग रहते, बाकायदा एक डायरी रखते, उसमें मेंटेन करते, खर्चे लिखते, 15 रुपए की सब्जी है ना, 10 रुपए की टूथपेस्ट, सब कुछ लिख के रखते, महीने वाले दिन हिसाब लगाते, कितना रुपया 4 में डिवाइड करते, किसके कितने आए, 250 रुपए फलाने के बाकी, 278 फलाने के प्लस में, हमें सीखते। और अपने सारे जीते 4 लोग रहते तो चारों लोग जैसे महीने के आते शुरुआत में रुपए आ जाते, 7-7 हजार जो रुपए आए मान लो, या 5-5 हजार रुपए, तो सारे के सारे लाके एक सीनियर भैया होते उनको जमा करवाते, ये लो भैया ये लो पकड़ लो रुपए और ये जमा कर लो, अपने महीने का खर्चा हो जाए। फिर कई बार हर महीने चल जाता, कई बार वो भैया 20 के आसपास कर देते, इस बार खत्म हो गए रे। और उधार कौन कौन ला सकता, उधार लाने की कैपेसिटी किसमें, तो हमें सब में थी कि मांगना तो इतना सरल काम है, किसी से मांग लेंगे जाके। स्टूडेंट लाइफ में तो खूब सीख गए थे। फिर ऐसा कोई यूं फोन में देखते, ऐसा कौन है जिसे अब तक नहीं मांगे हुए, फलाने से नहीं मांगे, इससे जाके मांग लेते हैं, इसके दे यार 10 दिन के लिए, बाद में तेरे देखेंगे। तो एक तो हमारे सीनियर भैया, एक दिन उन्होंने हम सबको बिठाया और बिठा कहा कि इस बार रूम का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और अब मांगने से पार नहीं पड़ेगी, इस बार तो घर वालों से ज्यादा मंगाओ। तो मैं क्या घर वालों से ज्यादा मंगाए, तो घर वाले पूछेंगे किस बात के मंगाए जा रहे हैं, तो उनका ये प्लान मैं दे देता हूं तुम्हें, क्या तो कि तुम ये कह दो कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करूंगा और ये ऐसी चीज है कि घर वाले पूछ भी नहीं सकते कि आई या नहीं आई, अंग्रेजी है नहीं आई, हमने तो सीखी थी, तो तुम एक बार फीस मंगवा लो, 5-7 दिन जाएंगे उधर, अपने फीस जमा नहीं। फिर वो भैया बड़े, और उन भैया ने कहा और ध्यान रखना, घर वालों को कह के रखना कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स खत्म होगा 3 महीने में, बाद में मैं कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन करूंगा, तो पहले से घर वालों पे दबाव रहेगी, 3 महीने बाद एक्स्ट्रा रुपए और देना। तो हमने वापस उन भैया की तरफ देखा, तो भैया ने कहा तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें ऐसी उल्टी पुल्टी सलाह दे रहा हूं, मैं खुद पर ये अप्लाई क्यों नहीं करता, तो मैंने तो इंग्लिश स्पीकिंग वाली फीस 2 बार मंगवा ली तो मेरे तो आने की संभावना तुम नए नए हो, घर वाले भेज देंगे आराम से तुम्हें। चलो हे भगवान, ऑनलाइन और चल रहा है, क्या क्या सलाह दे रहा हूं, आप घर वाले कूट देंगे मेरे को आगे, क्या क्या सिखाता है बच्चों को क्या क्या लिखा, हाँ, विद्रोहियों के पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। रिबेल्स हैड लूटेड मनी, इंजर्ड सोल्जर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसी में कंटिन्यू करना, अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। So they did not want to waste their time. So they did not want to waste their time by going to Ajmer. अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। So they did not
want to waste their time by going to अजमेर, अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद। अगली लाइन लिखो, अगला नेक्स्ट। इसी में मतलब 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट इसी का। अजमेर की सुरक्षा तोड़ना इतना सरल भी नहीं था। अजमेर की सुरक्षा तोड़ना इतना सरल भी नहीं था। इट वॉज नॉट सो इजी टू ब्रेक सिक्योरिटी ऑफ अजमेर। अजमेर की सुरक्षा तोड़ना इतना सरल भी नहीं था। इट वॉज नॉट सो इजी टू ब्रेक सिक्योरिटी ऑफ अजमेर, क्योंकि वहां पहले ही मेरवाड़ा बटालियन तैनात कर दी गई थी। क्योंकि वहां पहले ही मेरवाड़ा बटालियन तैनात कर दी गई थी। बिकॉज मेरवाड़ा बटालियन ऑलरेडी डिप्लॉयड देयर, क्योंकि वहां पहले ही मेरवाड़ा बटालियन तैनात कर दी गई थी। बिकॉज मेरवाड़ा बटालियन ऑलरेडी डिप्लॉयड देयर, पहले ही मेरवाड़ा बटालियन तैनात कर दी गई थी। मेरवाड़ा बटालियन ऑलरेडी डिप्लॉयड देयर। एक लाइन और लिख दो। तो अजमेर की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ अजमेर, अजमेर की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ अजमेर, डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। ठीक है, ये हो गए बहन। ये वाले सवाल जो मैंने लास्ट में 2 लिखा है ना, तुझे पूछने की संभावना तो कम है, कोई मेंस में पूछ ले 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, पर ये इंटरव्यू के अच्छे सवाल है ना भाई। इंटरव्यू में जैसे ही कोई आपसे पूछता है कि यार राजस्थान में 57 की क्रांति कैसे हुई, तो आप कहते हो सर नसीराबाद से शुरू होती है, तो अगला सवाल सीधा था कि नसीराबाद से क्यों हुई, बाकी जगह क्यों नहीं हुई, नसीराबाद से क्यों, बाकी जगह से क्यों नहीं शुरू हुई। या जब आपको पूछता है अगर 57 की क्रांति राजस्थान में फेल क्यों हो गई, और आप कहते हो कि सर हमारे विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास है, तो अगला वहीं से सवाल निकल लेता है, क्यों नहीं किया, दिल्ली क्यों भाग भाग के गए, अजमेर क्यों नहीं गए। तो अपने पास बताने के लिए 3-4 लॉजिक होने चाहिए। याद रहेगी बात। और सुनो, पिछले 2 दिन से हम ये पढ़ रहे हैं, 3 दिन से है ना। हमने पढ़े कारण, हमने पढ़े असफलता के कारण, हमने पढ़ा परिणाम, हमने पढ़ा प्रकृति, हमने पढ़ा अजमेर पे कब्जा क्यों नहीं किया, हमने पढ़ा नसीराबाद से क्रांति क्यों शुरू। पढ़ाई इतनी है, शुरुआत के 3 दिन पढ़ाया वो तो बकवास थी। जो मैंने लिखा है कहां क्रांति हुई, कब हुई थी, राजस्थान में वे तमाम लोग जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सारी चीजें वो जानते हैं। कांस्टेबल की तैयारी करने वाला भी जानता है कि नसीराबाद में क्रांति हुई थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की थी और 28 मई को की थी, कौन कौन मरे थे, कौन कौन आगे गए थे। मार्ट साहब की तैयारी करने वाला भी जानता है कि एरिनपुरा के अंदर क्या क्या हुआ था, कोटा में क्या क्या हुआ था, टोंक में क्या क्या हुआ था। यकीन मानिए जो मैंने पिछले 3 दिन में लिखवाया ये केवल आपको आता है, ये और किसी को नहीं आता। पढ़ाई इसी को कहते हैं। जो आप अपने कहते हैं ना कि ये प्री की तैयारी होती है, मेंस की तैयारी होती है, आप ये मान लीजिए पिछले 3 दिन में जो हम पढ़ रहे थे ये मेंस है, ये निचोड़ है, ये दिमाग के तंतु खोलती है। आप किसी भी अपने आसपास में जो कोई साथी जो RSIS की तैयारी ना करता हो उससे पूछ के देखना कभी कि 57 की क्रांति की प्रकृति क्या थी। पहली बात तो उसको समझ में नहीं आएगा कि प्रकृति होती क्या है ना। तब आपको एहसास होगा कि 94,000 जो मैं फेंक के आया था ना वो वसूला है मैंने, मुझे इससे ज्यादा आता है। आप उससे कभी पूछ के देखना कि यार, उससे पूछना कि भाई क्रांति कहां शुरू हुई, तो होगा नसीराबाद में शुरू हुई। कब हुई थी, होगा 28 मई को हुई थी, किसने की थी, 15 नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। आप पूछ लेना कि नसीराबाद में क्यों हुई, ये मेरठ में, सॉरी ये नीमच में क्यों नहीं हुई, ये एरिनपुरा में क्यों नहीं। उसने कहा कहीं से कहीं तो होती है, तो नसीराबाद से हो गया। अब ये कोई सवाल थोड़ी है, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। आप कहना एग्जैक्टली तू जिस एग्जाम की तैयारी करता है उसके अंदर ये सवाल आएगा भी, ये ऊपर के लेवल की बात है, तेरे बस की बात है। तो ये वाली चीजें आप किसी के नोट्स देखना, अपने किसी साथी के, अपने स्प्रिंग बोर्ड के अलावा नोट्स देखना, उसमें ये चीज नहीं मिलेगी, बाकी सब मिलेगी। क्योंकि इधर वो सोचता ही नहीं है, इस दिशा के अंदर वो जाता ही नहीं है। और अपने जब RSIS की तैयारी करते हैं तब अपने यही सोचते हैं, यही पढ़ते हैं। मैं कहता हूं उधर वाला जो पहले 3 दिन मैंने लिखवाया था उसमें यदि एक आधी चीज कम भी याद हो गई ना, कोई बात नहीं। कि मान लो 57 की क्रांति का क्वेश्चन आया नॉर्मल सा कि लाला हरदयाल ने कहा, वो आपके वकील जयदयाल ने कहां पर क्रांति की थी,
और गलत हो गया ना, कोई कोई लेना देना, हो गया तो हो गया। एक आधे क्वेश्चन गलत होने से मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी ढंग की तैयारी है, उल्टा इवन मुझे याद है कि हम जब पढ़ा करते दिलीप सर कहा करते थे कि यार तैयारी अच्छी हो ना, तब तो एक आधे क्वेश्चन में तो जबरदस्ती गलत भर देना चाहिए कि आता है पर गलत भरूंगा, फेल थोड़ी हो रहा हूं, कोई प्री तो पास है, वैसे ही प्री पास हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप में भी आएगा। एक आधा गलत भी भर जाएगा तो आपको हो गया तो हो गया, अब क्या है। ये वाले जो है ना, ये चीजें मेंस की है, ये नंबर दिलवाती। इनमें या तो 2 नंबर आएंगे, लिखोगे तब तो 2 नंबर आएंगे, नहीं लिखोगे तो 2 नंबर नहीं। ये फिर मेरिट के अंदर जुड़ता है, ये आपके मेंस के इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं उनके अंदर जुड़ता है। ये सबसे अच्छे याद करना है, इनके बार बार एक दूसरे को सुनाने हैं। कोशिश किया करो कि आपका जो भी रूममेट है, आपका जो भी साथी है, आप लाइब्रेरी में किसी के साथ पढ़ते हो, सुनाओ उसको। और ये पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए कि सर ने राजनीतिक कारण लिखवाए तो उसमें 4 पॉइंट है, फिर प्रशासनिक लिखवाए उसमें 3 है, फिर आर्थिक लिखवाए उसमें 3 है, फिर सामाजिक धार्मिक में 2 है, फिर सैनिक के अंदर 2 है, फिर सांस्कृतिक 1 है या सांस्कृतिक में 1 है, और तात्कालिक में फिर सर ने असफलता के कारण बताए उनके अंदर 9 पॉइंट है। ये भी याद रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि अब मान लो आप रिवीजन करते हो वापस के असफलता का कारण, और आप यूं मन ही मन बोल रहे हो कि ये कारण ये है कि उनमें से इसका अभाव था, उन्होंने राजस्थान वालों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया था, त्याता टोपे थोड़ा लेट आया था, राजस्थान वाले विद्रोहियों के साथ में थे, जनता ने क्रांति में भाग नहीं लिया क्योंकि क्रांति को क्रूरता से कुचल दिया था, उनके हथियार अच्छे थे, उनके सेनापति अच्छे थे। और फिर आप देखते हो कि पॉइंट 8 ही हुए। अब वो जब आप देखते हो पॉइंट 8, फिर आपको ये याद है कि पॉइंट कितने लिखे हो मेरे रजिस्टर में 9, तो आपका दिमाग नोक नोक करेगा, टक 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 करेगा, एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है। सोचोगे ना तो थोड़ी देर में पहली बात याद आ जाएगा कि एक कौन सा है। मैं कहता हूं कई बार नहीं याद आते, इतनी सारी चीजें हो जाती, याद नहीं आती। आपने नोट्स खोले, नोट्स खोल के देखा, आपने अरे यार अजमेर वाला रह गया था, कि अजमेर पे विद्रोहियों ने कब्जे का प्रयास नहीं। मैं कहता हूं अगली बार मान लो मैं कभी क्लास में खड़ा कर लूंगा, हाँ तुम बताओ भाई कि सब असफलता कारण क्या थे, आप पहले ये बोलोगे कि अजमेर पर विद्रोहियों ने कब्जे का प्रयास, क्योंकि आपका जीव डरेगा ये मैं भूलता हूं। हो सकता है इस बार को दूसरा भूल जाओ, हथियार वाली बात भूल जाओ, पर अजमेर वाला तो कम से कम ज्ञान ही उपजनो चाहिए। जो हृदय से उत्पन्न हो वही ज्ञान है, बाकी कुछ ही नहीं है। तो इन चीजों को रिवीजन किया करें, हो सके तो रात को सोते टाइम, जैसे आज 57 की क्रांति है, रात को सोते टाइम यूं दिमाग में यूं मनन करने का प्रयास किया कीजिए कि अपने नोट्स में क्या क्या बातें लिखी हुई है, कि अपने नोट्स में मान लो कारण रिवीजन करने हैं तो कारण में अपने क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहले अपने राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में अपने 4 बातें हैं। क्या 4 बातें हैं कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में, अंग्रेजों का हस्तक्षेप उत्तराधिकार के मामलों में, नई सेना नई रियासत, नई सेना और मोटा मोटा इतना याद आ गई है अभी। फिर सामंत होंगे, उनकी कई चीजें समाप्त हो गई, जैसे क्या स्पेशल राइट, टैक्स, सेना। आर्थिक, आर्थिक में क्या क्या चीज होती है, एग्रीकल्चर होती है, इंडस्ट्री होती है, व्यापार होता है। अच्छा किसान क्यों नाराज हो सकते हैं, टैक्स बढ़ गए। उद्योग क्यों, उद्योग वाले क्यों नाराज हो सकते हैं, फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री क्यों बंद क्यों हो गई, कि यहाँ का माल नहीं बिक रहा, यहाँ का माल क्यों नहीं बिक रहा, कि बाहर का माल ज्यादा। अच्छा व्यापार क्यों बंद हो गया, कि यहाँ पे व्यापार नहीं हो रहा, यहाँ व्यापार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि व्यापार के रास्ते चेंज हो गए। तो व्यापारी रास्ते चेंज हुए तो इससे क्या हुआ, तो हमारे व्यापारी सारे कहां चले गए, सामाजिक धार्मिक। समाज में क्या हो सकता है, तो हमारे के रिवाज थे, अंग्रेजों ने आके उनको बंद कर। धर्म में क्या हो सकता है, एक नया धर्म आया था ईसाई, इसलिए हिंदू और मुसलमानों में आपस में क्लेश होने लग गई थी। सैनिकों के मामले में क्या हो सकता है, सैनिकों की सैलरी कम होगी, सैनिकों की प्रमोशन भी कम होगी। क्यों कम होंगे, हमारे सैनिक भी बहादुरी से लड़ रहे हैं, फिर क्यों कम होंगे, कि अंग्रेज काले गोरे का भेदभाव करते इसलिए कालों की तनख्वाह कम थी, गोरों की तनख्वाह। सांस्कृतिक में क्या हो सकता है कि यार कुछ ऐसा लिखा होगा जिसकी वजह से हमारे लोगों में अंग्रेजों के विरोध की भावना आई और राष्ट्रवाद की भावना। किसने लिखा होगा, वीरता की ऐसी बातें किसने लिखी, तो सूर्यमल मिश्र ने वीरता पर 700 दोहे लिख दिए। 700 दोहे लिखे इसलिए सत सही, वीरता पे लिखे इसलिए वीर सत। कवि राजा बांकीदास जी अब क्यों लिखे वीरता पे 700 दोहे, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज आ गए थे, इसलिए बांकीदास जी ने साफ साफ लिखा आयो अंग्रेज मुल्क रहे। अच्छा इमीडिएट कोज क्या हो सकता है, पहले तो नहीं हुई, इसी साल क्यों हुई, कि पहले एक बंदूक थी ब्राउन वेस, अब एक नई बंदूक आई थी एनफील्ड, और उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस थे। और हम तंग तो पहले से थे, एक नई तंगी हो रही तो हमने उनके खिलाफ क्या कर दी, ऐसा कॉपी बंद करके किया करे। पढ़ाई वह कतई नहीं है जो कॉपी खोल के की जाए, रजिस्टर खोल के की जाए, पढ़ाई वो है जो रजिस्टर बंद करने के बाद की जाए। मतलब शुरुआत के 10-15 दिन दुख पाओगे, पीछे वाला 3-4 दिन का डेली याद करोगे, ये करोगे, 3-4 दिन बाद में आपके साथ ये हालत हो जाएगी कि आप अपने दोस्त को कहते हैं कि ये मेरा रजिस्टर पढ़ा और मेरे से पूछ, इसमें से जो भी पूछना चाहता है। और आपके दोस्त ने आपसे पूछा
कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, ऐसी जानकारी कौन से नाटक से मिलती है ना। और आपको याद नहीं है तो आपने कहा हाँ यार रुक जा, जीभ के नीचे है देख एक नाम है, अरे है एक 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 नाम है यार, एक नाटक है, एक लिखने वाला है, नहीं आ रहा नाम, तो याद नहीं आ रहा, पर यार ये मेरे रजिस्टर के इधर वाले पेज की लास्ट लाइन है, आप स्कैन कर जाएंगे पन्ने, है ना। ये मेरे एक रूममेट थे, वो अक्सर ऐसे करते कि मैं उनसे, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और सर के पास कोचिंग जाके वापस जाते, फिर मेरे कैसे तू पूछ मेरे से, तो मैं उनसे पूछता, तो मैं उनको कई बार कहता कि लो बताओ पालवस का संस्थापक कौन था, तो वो कहते अरे नाम था क्या नाम था, क्या नाम था, नहीं याद आ रहा यार, मैं बताऊं रुक रुक एक बार और रुक जा, मैं और याद कर रहा हूं, नहीं याद आ रहा, पर यार पन्ने की उधर से पहली पहली लाइन है, तो उनकी खूब सारी चीजें हैं। फिर मैं यूं कहता चार ऑप्शन दू तो याद आ जाएगा, उनका ऑप्शन देते तो बता ही दूंगा, पर ऑप्शन नहीं देने, मैं थोड़ी देर और याद करता हूँ, चल अगला क्वेश्चन पूछ ले, फिर मैं अगला पूछता, पर उनका दिमाग उस पर रहता, फिर थोड़ी देर में कहते गोपाल है यार, हाँ गोपाल, और वो पन्ने की वही लाइन होती है, वो ज्यादातर वो बताया करते, क्योंकि वो नोट्स इतनी बार रिविजन हो जाते हैं आपके। फिर क्या होता है आपके सामने एग्जाम में जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसको भूलते, तो एक तो ये कभी मत किया करो, कई बार आप अपने एक दूसरे से पूछते हैं तब कहते ऑप्शन दे, नहीं देने, और जिंदगी में ऑप्शन होते ही नहीं है ना, जिंदगी बिना ऑप्शन के, जिंदगी कहां ऑप्शन देती है किसी बात के, तो सीधा है, सीधे सीधे यूं किसी से क्वेश्चन पूछने साथ वाले से, और हो सकता है लगातार पूछने, कोई दिक्कत नहीं, ये रजिस्टर लिया साथ वाले का अगला बता, 3 में किस किसने संधि की, गवर्नर जनरल कौन था, 17 में किसने की, 18 में किसने की, 23 में कौन थी गवर्नर जनरल कौन था, साइन किसने कराए, साउथ में साइन किसने करवाए, अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता था, पूर्व राजस्थान वाला क्या कहलाता था, एजीजी को अजमेर कब भेजा गया, आबू कब भेज दिया, 6 महीने की व्यवस्था कब की, आजादी के टाइम कौन था, छावनियां कौन सी थी, फिर नसीराबाद में ये बातें बताता, आई बात समझ। ऐसे खुद खुद रिवीजन क्या करें, किसी दूसरे के साथ में रिवीजन क्या करें, मनन क्या करें, हो सके तो शाम को 40-45 मिनट की वॉक क्या करें, उस वॉक के अंदर इनको मनन क्या करें, रात को सोते टाइम याद क्या करें, वो स्लीप स्टडी, ईट स्टडी, रन स्टडी, खाओ पियो पढ़ो, सब कुछ करोगे पढ़ाई में तब पढ़ाई होगी। कोई ये सोचे कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम में पढ़ाई करूंगा और बाकी टाइम में और कुछ करूंगा, इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं करता। पढ़ाई वो है जो 24 घंटे दिमाग के अंदर चले, यदि 24 घंटे दिमाग में पढ़ाई चलने लग गई तब समझ लेना अपने ट्रैक पे हैं, और 24 घंटे पढ़ाई नहीं चल रही इसका मतलब ट्रैक पे, मैंने पहले दिन ही कहा था नींद कतई कम नहीं करनी। कई स्टूडेंट को मैं यहां देखता हूं कि नए नए शुरू में आते ही छड़ियां खाते हैं कि 3 घंटे सोता हूं 4 घंटे सोता हूं, डेली रात को कम से कम 6 घंटे नींद, कम से कम 6 घंटे, अधिकतम 8, ये भी नहीं कि फिर आप 12 एक घंटे हो, हाँ सर इसमें कमी नहीं आने दूंगा, ये जो बात बताई ये मेरे लगी है सर एकदम, नींद में कैसे कमी आ सकती है, 6-7 घंटे खूब है, तो ज्यादा तो ये किया जाए कि 6 घंटे रात को सो लिया जाए, 1 घंटा दिन में सो लिया जाए, 40-45 मिनट 1 घंटे की जो पावर नैप सी एक ले ली जाए वो दिन में ले ली जाए, थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे, सही रहेंगे आप, तो आप ढंग से पढ़ पाएंगे। 3 घंटे सोएंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे ढंग से। अगला पॉइंट लिखो, अपने अगला टॉपिक लिखो, मतलब किसान आंदोलन। पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स, एक एक नए पन्ने पे लिख, कंजूस, हाँ सारे नए पन्ने पे लिखेंगे, 57 की क्रांति खत्म हुई उसी में लिखे जा रहे हैं किसान आंदोलन, नहीं लिखना। और पहला 1 नंबर लगा के लिखो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। हाँ क्या क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी रियासत ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, क्या ऑप्शन दिए, हाँ अंग्रेजों का साथ नहीं देने वाले, कि अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, तो पहला ऑप्शन क्या है, टोंक, तो टोंक तो वजीरुद्दौला समर्थक था, दूसरा कोटा, ठीक है, तीसरा
धौलपुर धौलपुर भगवंत सिंह ये बाहर से सेना बुला बुला के दबा रहे थे, बीकानेर वाला राजा खुद जा रहा था कोटा, तो खुद ही गिरफ्तार हो गया था, तो खुद ही गिरफ्तार हो गया था। लिखो दूसरा क्या लिखा, बिजोलिया, सुनना देखो। एक रियासत होती है, उस रियासत में खूब सारे लोग क्या होते हैं, यही होता है, सामंत होता है। एक रियासत थी, उस रियासत का नाम है मेवाड़। कौन सी रियासत थी, मेवाड़। अब इनमें ये जो ठिकाने हुआ करते, इनको ठिकाने बोलते हैं, जो भी सामंतों के पास में जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, ठिकाने। तो मेवाड़ में एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम था बिजोलिया। क्या नाम था, इसका मतलब बिजोलिया कौन सी रियासत में आता था, आज की लोकेशन देखें तो बिजोलिया भीलवाड़ा में। कहां पर आता है, मेवाड़ के अंदर एक राणा हुए थे जिनका नाम था राणा सांगा। क्या नाम था, नाम सुना होगा आपने, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, एक बार रेडीमेड याद कर ले। राणा सांगा जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में खूब सारी बातें पढ़ लेंगे। राणा सांगा के पास एक दिन यूपी से एक लड़का आया। कहां से आया, और यूपी से वो जो एक लड़का है उसका नाम था अशोक परमार। क्या नाम था, अशोक परमार। कहां से आया, किसके पास में, यूपी में जगह पड़ती है जगनेर। कौन सी जगह थी, जगनेर से एक आया। राणा सांगा के साथ कुछ दिन रहा, राणा सांगा को लगा ठीक आदमी है, अपना साथ देगा कभी, तो राणा सांगा ने इसको कहा कि मैं तेरे को ठिकाना देता हूं बिजोलिया। कौन सा ठिकाना देता हूं, तो बिजोलिया ठिकाना किसने किसको दे दिया, राणा सांगा ने अशोक परमार। बिजोलिया कौन सी रियासत में था। अब ठिकाने ना कई प्रकार के होते, कई छोटे ठिकाने होते, कई बड़े ठिकाने होते, तो बिजोलिया एक बड़ा ठिकाना था। बड़ा था तो अपने कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड था। कैसा था भाई, अभी भी तो भाई सामंत क्या थे, अधिकारी तो थे। मैं उस दिन कह रहा था जैसे आज एक एसडीएम होता है, पहले एक सामंत हुआ करता, अभी भी तो छोटे बड़े अधिकारी होते हैं। आईएएस बड़ा है, फिर आरएस है, फिर आरएस से भी नीचे लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी है, सेकंड ग्रेड अधिकारी है, थर्ड ग्रेड अधिकारी है। सेम बात, फर्स्ट ग्रेड सामंत होता था, सेकंड ग्रेड होता था, थर्ड ग्रेड होता था। तो बिजोलिया वाले फर्स्ट ग्रेड थे, सेकंड ग्रेड थे, थर्ड ग्रेड थे। लिखो थोड़ा सा, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ठिकाना, ठिकाना मैंने इतने इतने दिन से तो बोल रहे हैं अपने, ठिकाने को अंग्रेजी में ठिकाना कहेंगे। फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। अब सुनना, एक बात और सुन लेना थोड़ी सी। ये वाला जो बिजोलिया के आसपास वाली ये जमीन थी ना, यहां पर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, विजय सियाग सर आगे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वो बताएंगे आपको, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे कि यहां पर एक पठार है, उस पठार का नाम है उपरमाल। पठार कौन सा है, तो वास्तव में किसी को जमीन देते तो भाई कौन सी जमीन दे रहे हैं, तो उसको कहा तेरे को उपरमाल वाली जमीन देंगे। कौन सी जमीन देंगे, इस उपरमाल वाली जमीन का हेडक्वार्टर जो हुआ करता, वो हेडक्वार्टर बिजोली है। हेडक्वार्टर कौन सा है, तो फिर ठिकाने का नाम ही क्या पड़ जाता है उसका, मतलब आप ये मान ले, मैं आज के संदर्भ में यदि बोलूं तो मैं ये कह दूं कि अशोक गहलोत को राजस्थान की जागीर दी गई, इसका ठिकाना, इसका मुख्यालय जयपुर है। मुख्यालय क्या है, पूरी जमीन तो हो गई राजस्थान, और उसका हेडक्वार्टर कहां पर हो गया, तो वैसे वैसे वो पूरी जो जागीर थी उसका नाम क्या था, ऊपरमाल। हेडक्वार्टर का नाम क्या था, बिजोलिया। इसलिए बाद में जागीर या ठिकाने का नाम भी क्या हो जाता, बिजोलिया हो जाता। लिखो, मेवाड़ के राणा सांगा ने, राणा सांगा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राणा सांगा ने, राणा सांगा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी। अशोक परमार की कोष्टक में लिखना जगनेर। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी। गेव उपरमाल जागीर टू अशोक परमार। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी। गेव उपरमाल जागीर टू अशोक परमार। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी। गेव उपरमाल जागीर टू अशोक परमार। कहां का था अशोक परमार, जगनेर। उपरमाल की जागीर दी थी तथा बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। एंड बिजोलिया वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस जागीर। तथा बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। एंड बिजोलिया वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस जागीर। बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। एंड बिजोलिया वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस जागीर।
बिजोलिया जागीर का क्या था? अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे। राणा सांगा ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था बाबर के खिलाफ, खानवा। कौन सा युद्ध लड़ा था? जिनको पता हो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आगे खानवा के युद्ध की आधे घंटे तक बात करेंगे अपने। खानवा के युद्ध सांगा और बाबर के बीच हुआ। किसके बीच में हुआ? तो सांगा के सामंत सांगा का साथ देंगे, बाबर का सांगा का। तो अशोक परमार किसकी तरफ से लड़ने के लिए जाएगा? तो कोई पूछेगा अशोक परमार ने सांगा के साथ कौन सा युद्ध लड़ा था, तो कौन सा लड़ा? लिख लो। खानवा के युद्ध में, इन बैटल ऑफ खानवा, खानवा के युद्ध में, इन बैटल ऑफ खानवा, कब कहां क्या बाद में देखेंगे, एक बार सिंपल लिखी जाए लाइन। खानवा के युद्ध में, इन बैटल ऑफ खानवा, अशोक परमार ने भाग लिया था। इन बैटल ऑफ खानवा अशोक परमार पार्टिसिपेटेड, अशोक परमार ने भाग लिया था, अशोक परमार पार्टिसिपेटेड। इन सारी बातों को बॉक्स में बंद कर दे। ये बिजोलिया किसान आंदोलन की बातें नहीं है, ये बिजोलिया की हिस्ट्री है। इनको बॉक्स में बंद करें आप। अब मैं बताऊं, देखो दो दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बिजोलिया ठिकाना इनमें से कौन से राजपूतों के पास था। उसने ऑप्शन दिए सिसोदिया, राठौड़, चौहान, परमार। बताओ दे क्या? मैं दोबारा बोलता हूं, बिजोलिया ठिकाना इनमें से कौन से राजपूत वंश के पास में था? सिसोदिया, राठौड़, चौहान और परमार। सिसोदिया। कितने लोगों के अनुसार सिसोदिया? कितने लोगों के अनुसार राठौड़? कितने लोगों के अनुसार चौहान? कितने लोगों के अनुसार परमार? और जो जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो, मैंने साफ साफ लिखवाया कि अशोक परमार को दिया है, तो परमारों के पास है ना। भाई आप कोई चीज मुझे दे दो तो मेरी है ना, है? भले किंग कोई हो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं आज आपको पूछ लूं कि राजस्थान किसके पास है, तो अशोक गहलोत। तब ये कहते हो कि नहीं कि पीएम तो मोदी है, ये थोड़ी ना कहते हो आप। अशोक गहलोत का ही मानोगे ना राजस्थान, तो इसमें पीएम मोदी का कोई इंटरफेयर लगता है क्या आपको? जबकि आप तो लोकतंत्र है, जबकि पहले जो राजतंत्र में था, जिसको दे दिया उसका है, जन्मजात उसका है, उसके बाद उसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता रखेंगे, है ना। तो ये मुझे इसलिए भी याद आता है कि एक किसी कोई प्री का बैच था, उसमें मैं डेली जाके 15 मिनट रिवीजन करवा था। तो एक स्टूडेंट आगे आगे बैठ के बड़े जोर से, सारे जोश से जवाब देता, सारे के सारे जवाब देता हो। उन्हीं दिनों बीच में कोई एग्जाम हुआ, कोई दूसरा, कोई विमेन सुपरवाइजर का ऐसा कोई एग्जाम हुआ। वो एग्जाम दे के आया कोई स्टूडेंट, वो तो उसने आके मेरे से दूसरे दिन पूछा कि सर बिजोलिया ठिकाना इनमें से कौन से राजपूत वंश के पास था? सर ऑप्शन थे सिसोदिया, राठौड़, चौहान, परमार। मैं बोलता उससे पहले उसने कहा सर ये तो परमारों के पास था ना। एग्जैक्टली राणा सांगा ने अशोक परमार को दिया, तो ठिकाना किसका है? परमारों का। फिर उसने वापस में मेरे को देखेगा, सर सिसोदियों का नहीं हो सकता क्या? कैसे? सर राणा सांगा खुद तो सिसोदिया था ना। हाँ, तो फिर उनका नहीं हो सकता क्या? यार उनका कैसे होगा? तू खुद ही देख ले, जब उनको परमारों को मिल गया तो ठिकाना तो परमारों का ही रहेगा ही। तो मैं सिसोदिया करके आ गया। क्यों? तो सर पहला ऑप्शन सिसोदिया था, तो मैं चौथे ऑप्शन तक गया ही नहीं। मैंने पहला ऑप्शन देखा, मैंने कहा बिजोलिया, बिजोलिया मेवाड़ में, मेवाड़ सिसोदियों का, तो बिजोलिया सिसोदियों का। मैं चौथे ऑप्शन तक जाता तो मैं भी जानता हूं कि ये किसका ठिकाना है। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, हल्दी घाटी का सुना है सबने नाम? एक क्वेश्चन था किसी एग्जाम में कि इनमें से किस व्यक्ति ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लिया। वापस सुनना, इनमें से किस व्यक्ति ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग, ऑप्शन लिखे हैं भवानी सिंह, प्रताप सिंह, शालिवाहन सिंह, अशोक परमार। आपने जो चारों नाम ही नहीं सुने वे। भाई भवानी सिंह था कि नहीं था, हमें क्या पता। प्रताप सिंह था कि नहीं पता था, हमें क्या पता। शालिवाहन सिंह था या नहीं था, हमें नहीं पता। पर हमें इतना तो पता ना कि अशोक परमार खानवा में था। इसका मतलब हल्दी घाटी में तो, क्योंकि एक तो दोनों के बीच में 50 साल का गैप है। किस साल का गैप है? फिर मैं कहता हूं चलो आपका दूसरा, हमें तो यह भी नहीं पता 50 का गैप है या नहीं। यदि वो हल्दी घाटी जैसे बड़े युद्ध में लड़ा होता तो हम तो पढ़ते हैं। अभी मैंने लिखा है कि अशोक परमार खानवा युद्ध में लड़ा था, तो यदि हल्दी घाटी में भी लड़ा होता तो मेरे लिखवाने में क्या जा रहा था? इतने बड़े युद्ध का। फिर तो मैं 2 बार स्टार लगा के लगवाता कि देखो यार
एक आदमी खानवा में भी लड़ा है और ये आदमी किस में लड़ा है? अब स्टूडेंट कहता है पर सर भवानी सिंह, मगर यार हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ की तरफ से 3,000 फौजी थे। कितने फौजी थे? होगा कोई भवानी सिंह? अपने 3,000 को जानते थोड़ी, पर अपने एक श्योर है कि अशोक परमार तो नहीं है। 3,000 कोई लड़े होंगे, भवानी सिंह रहे होंगे, प्रताप सिंह रहा होगा, राम सिंह रहा होगा, सलीवान सिंह रहा होगा, पलान सिंह और रहे होंगे, लेकिन अशोक परमार तो कम से कम, क्योंकि वो खानवा वाले में लड़ा, तो उसका हल्दी घाटी से कोई भी लेना देना। वास्तव में क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं जानना चाहता कि हल्दी घाटी में कौन कौन लड़े थे, वो ये जानना चाहता है कि तुम इतना जानते हो कि नहीं जानते कि अशोक परमार कहां था। यदि तुम्हें यह पता है कि अशोक परमार सांगा के टाइम था, तो ये तो महाराणा प्रताप के टाइम का युद्ध है, तो कम से कम इन दोनों के अंदर तो लड़ने की संभावना, और इन दोनों में लड़ा होता तो हम सारे लोग जानते। भाई वो ऐसा आदमी जिसने इतने दो दो बड़े युद्धों में भाग लिया, तो अपने कहते नर साहब ये एक अलग खाप था, ये वैसा उधर भी था इधर भी था, दो दो युद्धों में बुढ़ापे में जाके भी हल्दी घाटी लड़ गया था। भाई 50 साल का गैप है, तो यदि हल्दी घाटी में लड़ता तब तो एकदम बूढ़ा डोकरा ही हो जाता, पर इसके अंदर उसने भाग, याद रहेगी बात है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, लिखो। हाँ हाँ, सारे राजपूत वंश है, ऑल आर राजपूत। वो राजपूत थे, यूपी में भी राजपूत होते। अच्छा लिखो, आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, आंदोलन क्या हुआ? कोई नहीं, अब सही, अब आगे से कर लोगे, सही कर लोगे। आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। एक तो सीधा, किसान यदि आंदोलन करेंगे तो कम टैक्स लगेंगे तो आंदोलन करेंगे, या ज्यादा लगेंगे तो करें? ज्यादा। तो हम कहते हैं बिजोलिया में खूब सारे टैक्स थे, 84 प्रकार के टैक्स थे। कितने प्रकार करते? लिखो 84 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। चौरासी प्रकार के कर। कितने प्रकार के कर लग रहे थे? तो भाई इतने ज्यादा कर लगाओगे तो किसान बाद में क्या करेंगे? हालांकि ये ना 84 में से कई कर तो ऐसे थे जो जिंदगी में कभी नहीं लगे। जैसे मैं बताता हूं, एक टैक्स हुआ करता जाजम। कौन सा टैक्स था? जाजम। जाजम नाम क्या था? जाजम, यदि मैं मान लो एक किसान हूं, मैं यदि मेरी जमीन को खरीदूंगा या जमीन को बेचूंगा तो मेरे पे टैक्स लगेगा। जमीन के सेल और परचेज पे, क्रय और विक्रय पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को क्या बोलते? पर मान लो मैं मेरी पूरी जिंदगी में जमीन खरीदू ही ना, मेरी पूरी जिंदगी में जमीन बेचू ही ना, तो क्या मेरे पे टैक्स लग सकता है? लेकिन जाजम तो मेरे पे कभी भी। जैसे एक टैक्स होता सिंगोटी, क्या था? यदि मेरे पास सींग वाले पशु हैं, कौन से पशु हैं? जिन पशुओं के सींग है, सींग वाले पशुओं को यदि खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो टैक्स लगेगा। उस टैक्स का नाम क्या था? अब मान लो किसी कोई ना तो खरीदे ना बेचे तो उस पर टैक्स थोड़ी लगेगा, खरीदने बेचने पे लगे। खड़े हैं तो खड़े हैं तुम्हारे, हम क्या करेंगे उससे? अच्छा, एक टैक्स था खिचड़ी। क्या टैक्स था? यदि राजा कभी आपके गांव में आया तो आपको राजा को खाना खिलाना पड़ेगा। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर राजा क्या खिलाएंगे? खाना। तो गांव वालों को सबको रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, रुपए इकट्ठे करके क्या खिलाओगे? खाना। आपको लगता है राजा हर गांव के अंदर हर साल चला जाता होगा? मतलब आपने इतने सारे लोग बैठे हैं, आप बताओ देखे कि आप में से किसके गांव में मुख्यमंत्री आए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 20 एक लोग हो आप, है ना? मतलब अपने इस कमरे के अंदर 1000 आदमी बैठे हैं, इनमें से 20 आदमियों के गांव के अंदर 75 साल के लोकतंत्र में मुख्यमंत्री आए। यही तो बात हुई। वरना तो मुख्यमंत्री, जबकि आज तो गाड़ियां हैं, आज तो साधन है, जब साधन ही नहीं थे तो राजा गांव के अंदर जा ही नहीं पाता था। गांव के अंदर नहीं जाएगा तो उसको खाना खिलाना नहीं पड़ेगा, और खाना खिलाना नहीं पड़ेगा तो उसपे खिचड़ी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स तो तब था जब राजा आके आपकी खिचड़ी खाएगा तो खिचड़ी टैक्स देना पड़ेगा। तो इनमें से बहुत सारे टैक्स ऐसे थे जो जिंदगी में कभी भी लगते, पर फिर भी आपने लिखना 84 प्रकार के कर, थोड़ा माहौल बनता है ना। आप लिख दो 3 प्रकार के करते, फिर किस बात का आंदोलन क्यों कर रहे थे? आओ 84 तो लगता है शोषण हो रहा है वैसा, शोषण फील होना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए कि आप मेरे से भी ले रहे हैं, अभी अभी ले रहे हैं। अच्छा, तो कौन सा टैक्स था जो रेगुलर लगता? तो भू राजस्व है। कौन सा था? लैंड रेवेन्यू जो हुआ करता वो हमेशा लगता, और वो कम नहीं था। वो क्या था? आपने पढ़ी रहे कि अंग्रेजों के आने के बाद राजाओं ने क्या बढ़ाने शुरू कर दिए थे? अगला लिखो, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। क्या लगता था? अधिक
बुरा राजस्व लगता था। और सुनो देखे, बुरा राजस्व पहले जैसे अपने मेवाड़ में लगभग लगभग जो उसकी रेट थी, वो रेट थी 1/6। कितनी थी? 1/6 का मतलब है कि यदि मेरे 60 क्विंटल बाजरी हुई, कितनी बाजरी हुई? 60 क्विंटल बाजरी हुई, तो 1/6 किसको देनी पड़ेगी? राजा, सामंत को देनी पड़ेगी ना। मेरे से सामंत लेके जाएगा और सामंत किसको दे देगा? राजा। तो 60 का 1/6 कितना हो गया? 10। इसका मतलब 10 राजा की, 50 मेरे, ये हो गया। अब धीरे धीरे ये बढ़ के आ गया था 1/3, बढ़ कितना हो गया था? अब यदि मेरे 60 क्विंटल बाजरी होती है तो राजा का आदमी कितना लेके जाए? डबल होगी, डबल होगी ना। पहले मेरे से 10 ली जा रही थी, अब कितनी ली जा रही है? एक तो मैं इससे परेशान हूं कि यार मेरे से पहले 10 लेते थे, आजकल कितनी कर दी? तो डबल हो गया पूरा। अब ये मान लो कोई चीज डबल महंगी हो जाए, है ना। आज आप मार्केट में जाओ और आलू मिलता हो मान लो आपको 20 रुपए किलो, और अचानक आलू हो जाए 40, तो अपने महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई। बस वो था कि अचानक आपकी जो टैक्स की रेट थी वो क्या हो गई थी? डबल हो गई थी। 10 से कहां चली गई थी? 20। अच्छा, किसान इससे भी परेशान नहीं था। किसान को लगता कोई नहीं, टाइम के साथ रेट बढ़ती है, डबल नहीं तो 1.5 गुनी तो होती, थोड़ी और ज्यादा होगी, और क्या लगता है इसके अंदर। किसान इससे परेशान था कि लेने का तरीका बहुत गलत था। क्या था लेने का तरीका? लेने के तरीके को बोलते लाटा कुंता। क्या बोलते? लिखो आप, लाटा कुंता व्यवस्था। मैं समझाता हूं क्या थी, एक बार लिख लो। लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। मैं समझा दूंगा क्या होती है। कौन सी व्यवस्था? क्या था? देखो लाटा कुंता क्या था। खेत में फसल खड़ी होती है, फसलों को काटते हैं अपने। देखो दो चीज होती है, जो शहर वाले टाबर नहीं जानते, आप थोड़ा ढंग से सुन लेना। गांव वाले तो यही जानते हैं, उनको और नहीं आता, ये अच्छा समझ में आता है। फसल को काट के पहले उसको खेत में रख देते हैं, बाद में उसको साफ करते हैं, है ना। तो फसल को निकालना अलग है, फसल को साफ करना। फसल को काट के उसकी गठरियां बना बना के रखते हैं ताकि सफाई करने में आसानी रहे। वो गठरियां जो खेत के अंदर रखी जाती है उनको बोलते हैं लाटे। क्या बोलते हैं? कि हमने खेत में लाटे निकाल लिए, लाटे साफ करने, ऐसी कई बातें बोलते हैं अपने। तो फसलों को काट के उसकी गठरियां बना बना के खेत में रख देते हैं। उन गठरियों को क्या बोलते हैं? वो जो कलेक्शन होता है अलग अलग, उनको क्या बोलते हैं? लाट। अगला एक शब्द क्या है? कुंता का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। क्या मतलब होता है? एस्टिमेट, एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना, अनुमान। जैसे मैं कहूं, अभी नवीन जी आए मेरे पास और नवीन जी मेरे को आ कहे कि सर क्लास में बच्चे कितने हैं, समोसे बांटने बताओ देखे। और मैं यूं देख के कहूंगी यार नवीन जी क्लास तो भरी हुई है, 1000 टाबर, तो यार 1000 बच्चे हैं। ये तो अंदाजा, ये तो क्या है? और मैं आपको नहीं यार बोलो 1 2 3 4 गिनती बोलो, और फिर मैं नवीन जी को, यार नवीन जी रुको 1022 है। ये तो मैंने गिन के बताया, और एक मैंने क्या लगा दिया? अंदाजा। तो अंदाजे लगाने को क्या बोलते हैं? मारवाड़ी भाषा में अंदाजा लगाना मतलब एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, उसको क्या बोलते हैं? कौन? ये आप कभी नोटिस करना, ये घरों में शब्द बोलते हैं अपने। जैसे मेरा ये सब सुना हुआ है कि मम्मी के पास पड़ोसन आई, तो पड़ोसी ताई जी है वो आए, और उन्होंने आगे मम्मी से पूछा घी पड़ा है क्या घर पे? मम्मी ने कहा पड़ा है। कितना है? तो मम्मी जिस बर्तन में घी था, केतली, केतली समझ गए, बर्नी डोलू जो बर्तन था अपना, वो लेकर मम्मी ने रख दिया घी है। उन ताई जी ने पूछा कि कितना है? तो मम्मी ने कहा कूंट लो। क्या कर लो? कूंट लो, मतलब अंदाजा लगा लो। उन ताई जी ने यूं देख के उस बर्तन देख के 5 किलो तो है कि दियो। हमने वो बर्तन कितने में दे दिया आपको? अब यदि 5.25 हुआ तो आपका फायदा है, 4.25 हुआ तो फूटे आपके। हमने आपको कितने में कूंट के दिया है? तो कूंटना मतलब क्या होता है? तो लाटों का कुंता लगाते, लाटों का क्या लगाते? मतलब गठरियां जो पड़ी उनका क्या लगाया जाता? अंदाजा। कैसे? मैं किसान हूं, मैंने मेरी फसल काट ली, फसल काट के उनकी गठरियां बना बना के खेत के अंदर रख दी, अभी तक मैंने उसको साफ नहीं किया। अब राजा की तरफ से एक बंदा आता, पटवारी। राजा की तरफ से कौन आते? ध्यान रखे, शब्द पे ध्यान देना। राजा की तरफ से कौन आता? मतलब पटवारी वो बंदा है जो राजा के टाइम में भी था, आज भी है। पटवारी हमारे वो अधिकारी हैं जो राजा के टाइम में भी थे, और इसलिए गांव में लोग सबसे अधिक पटवारी से डरते हैं, क्योंकि राजा के टाइम में डर होता था उस आदमी का। तो अभी तक लोगों के दिमाग से पटवारी का डर निकला, तो अभी तक भी कहते हैं ऊपर बनवारी नीचे पटवारी। ऊपर भगवान है और नीचे कौन है? या तो भगवान कुछ का कुछ कर सकता है, या पटवारी कुछ का कुछ कर सकता है। आपकी जमीन को इधर से उधर कर दे भाई साहब, पटवारी साहब एकदम। तो पटवारी जी आए, और पटवारी जी ने आगे मेरी जो लाटे पड़े थे, मेरी जो गठरियां पड़ी थी, उनको देख के अंदाजा लगाया।
और कहा भाई कहां तक है तेरी फसल? मैंने कहा साहब वो ठेठ वहां तक पड़ी है, मेरी है। तो यार ठीक है, तेरी तो फसल इस बार ठीक हुई, गवार ठीक हुआ तेरे, बाजरा ठीक हुआ तेरे, और मुझे लगता है ये तेरे 120 क्विंटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंदाजा कितना लगाया उन्होंने? 120। अब राजा को देना है 1/3। कितना देना है? कहने का मतलब था कि साफ कर ले तब 40 पहुंचा देना। ये तो लाटे पड़े हैं तेरे, इन लाटों को साफ कर ले तब हमारे पास कितना पहुंचा देना? 1/3। 120 का 1/3 कितना हो जाएगा? 40। 40 पहुंचा देना। मैंने कहा कि नहीं है साहब ये 120, और जब साफ हो तब आप इसको तोलना, ये 100 है, ये होगी नहीं। तो उसने कहा ना ना ना, अरे खूब अच्छी है तेरे फसल, पक्का पक्का 120 हो जाएगी। अब मैंने उसको साफ किया, साफ करने के बाद तोला, तो 100 छोड़ो वो निकली 96। तो 96 के हिसाब से मेरे को देना तो कितना चाहिए? 32। वो मेरे से कितना लेके जाएंगे? 40। मैं इससे परेशान था। मैं ये कहना चाहता था कि तुम कुंते मत लगाओ, तोल लो। क्या मत लगाओ? क्या कर लो? इसको तोल के ले जाओ। तुम्हारा 40 बने 40 ले जाओ, 45 बने 45 ले जाओ, 60 बने तो 60 ले जाओ। अंदाजे से मत लो, क्योंकि अंदाजे से ज्यादा जाता है। आगे बात समझो। लाटा क्या होता है? जो गठरियां उनको तो क्या बोलते हैं? लाटे। और उनके अंदाजे लगाने को क्या बोलते हैं? किसान एक बात से और परेशान थे, बेगार से। किसे परेशान थे? चौथी बात लिखो, बेगार। मैं समझाता हूं क्या, लिखो आप। बेगार, इंग्लिश में बेगार ही लिखो, मैं बता दूंगा क्या है। अरे तुम सुन तो सही, क्या लिखा है मैंने? बिना पैसे दिए किसी से काम करवाना, है ना? फोर्सफुली लेबर। बंधुआ मजदूरी नहीं, बेगार अलग है। बंधुआ मजदूरी तो मैं घर पे रख लूं किसी को, यहां काम कर, मैं खरीद के लाऊं किसी आदमी। ये तो ऐसा है कि आपकी क्लास कितने बजे होती है? 3 बजे। कल नवीन जी आपके पास आए, आपको आके राजवीर सर तो देखो क्लास में आएंगे 4:15। 1 घंटे अपने पास में प्लॉट लिया, इस प्लॉट में दिलीप सर बना रहे हैं मकान। 1 घंटे ईंट फेंको वहां चल के, और आप सबने 1 घंटे वहां पे क्या फेंकी? ईंटें। आपने कहा कोई नहीं, 1 घंटे कमाई करेंगे, सर लेट आएंगे तो 1 घंटे अपने कमाई करके आते हैं। आपने ईंटें फेंकी और आप नवीन जी को कहा कि 1 घंटे काम किया है, मजदूरी दो। नवीन जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा, चलो गलत। बिना पैसे दिए किसी से काम करवाने लोग क्या बोलते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा जा रहा है, सामंत ने कहा कि इधर 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 लकड़ियां काट भाई, काम है थोड़ा। आपने लकड़ियां काटी, पूरे दिन लकड़ियां काटी, शाम का साहब आज की मजदूरी तो दे दो। दूं तेरे को मजदूरी अभी मैं, भगा दिया उसको, बिना पैसे दिए काम करवा लिया। इसको क्या बोलते हैं? फोर्सफुली लेबर, जबरदस्ती काम करवाना है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक तो यह है कि मैं किसी आदमी खरीद के ले आऊं, उसके बदले मैंने पे किया, अब तो मैं उससे कुछ ही करवाऊं, पर मैंने तो कुछ ही पे नहीं किया, मैं तो आपसे बिना यूं ही काम करवा रहा हूं। ये क्या अपने आप में है? बस तो अपने गांव में तो कहते हैं ना कि बेटे से बेगार बली, बेटे से कि एकदम यूं निकम्मों की तरह बैठे हो। इससे अच्छा तो किसी के काम करो, भले पैसे मिले ना, हाथ पैर तो चलाओगे, थोड़ा बहुत तो कुछ होगा। तो बेगार का मतलब है बिना पैसे दिए किसी से क्या करवाना? काम। अगला देखो, एक टैक्स लगाया, नया टैक्स लगाया गया, एक चौरी कर। कौन सा टैक्स लगाया गया? लिखो आप, मैं समझाता हूं फिर। चौरी टैक्स। कौन सा कर लगाया गया? सुनना, देखो क्या बात है। 1903 की बात है। कब की बात है? यहां बिजोलिया में एक सामंत था जिसका नाम था कृष्ण सिंह। अरे बात, अरे क्या चाहिए? नहीं करने, है ना? क्लास में केवल मैं बोलूंगा और कोई नहीं। कौन है सामंत? कौन है यहां का? कृष्ण सिंह यहां का सामंत है। और कृष्ण सिंह ने एक नया टैक्स लगाया कि आज के बाद कोई भी किसान अपनी लड़की की शादी करेगा तो मुझे टैक्स देगा। किसी कोई भी किसान अपनी लड़की की शादी करेगा तो मुझे, लड़कियों की शादी पे लगने वाले टैक्स को क्या बोलते थे? चौरी कर। क्यों कहते? क्योंकि जिसके भी घर में लड़की की शादी होगी वहां पे फेरे वाला बनाया जाएगा। चौरी क्या होती है? अग्निकुंड, जिसके चारों तरफ फेरे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? तो जो जिसके घर में चौरी बनेगी वो मुझे चौरी टैक्स देगा। चौरी किसके घर में बनेगी? जिसके लड़की की, अपने घर में बहन की शादी है तो अपने घर में चौरी बनाएंगे, वहां पे फेरे होंगे तो अपने को राजा को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। उस टैक्स को क्या बोलते? किसने लगाया? कब लगाया? कब लिया जाता? लड़कियों की शादी। लिखो आप, इसके आगे लिखो,
1903 ईस्वी में, इसी चौरी करके आगे लिखो, 1903 ईस्वी में, 1903 एडी, कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स, इम्पोज किया उसने, कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स, कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स, इम्पोज्ड दिस टैक्स, कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। इसी इसमें फुल स्टॉप लगा के इसी में लिखना आगे, यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया। हाँ, सारे किसान ही होते थे। दूसरा काम क्या था? पूरी जनता पे लगाया, पर ज्यादातर लोग क्या थे? किसान। तो ज्यादातर किसानों पे लग गया आपने, बाकी सबसे लिया जाता था। तो कहा गया कि भाई कोई भी अपने घर में लड़की की शादी करेगा तो उस पर क्या लगाया जाएगा? कर। और उस कर का नाम क्या था? तो ये तो ठीक उल्टी बात है ना। अपने राजस्थान की संस्कृति ये कहती है, मैं कल ही आपको बता रहा था कि पहले अपने ये व्यवस्था थी कि यदि किसी किसान के घर में लड़की की शादी होती तो उस साल टैक्स नहीं लेते। कल मैं बता रहा था कि राजा और जनता के बीच के संबंध जब तक अच्छे थे तब यह था भाई खर्चा हुआ यार इसके, तो इस साल इससे नहीं लेते, अगले साल जमा करवा देना, छूट दे देंगे। हमेशा तेरे से मान लो 10 क्विंटल बाजरी लेते हैं, इस बार तू 5 जमा करा दे, 6 जमा करा दे, थोड़ी छूट मिल जाएगी तेरे को। और हमेशा मानते थे कि यार इस बहाने इस आदमी की थोड़ी सहायता हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टी बात की जा रही है, और यहां पर कहा जा रहा है कि लड़की की शादी होगी तब हम तेरे से टैक्स लेंगे। तो किसान इकट्ठे होकर कृष्ण सिंह के पास गए और किसानों ने कृष्ण सिंह को कहा, यार ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? अपने यहां पर ये रिवाज नहीं है, अपने लड़की की शादी में कुछ देते हैं, तू उल्टा ले रहा है। उसने कहा, खूब साल दे दिए, अब से भाई साहब रिवर्स है, अब से मैं तुमसे लूंगा। तो किसानों ने कहा कि ऐसा पापी आदमी जो कन्या के पैसे खा जाए, जो लड़की की शादी के पैसे खा जाए, उसकी धरती पे हम रहेंगे नहीं, हम तेरी खेती नहीं करेंगे, रख तेरे खेत। और किसान बॉयकॉट करके ग्वालियर चले गए। कहां चले गए थे? बिजोलिया छोड़ दिया था किसानों का, खेती नहीं करेंगे। पापी आदमी लड़कियों के पैसे खाता है यार, लड़कियों की शादी पे पैसे लगाता है तू, हम यहां से ग्वालियर जाएंगे। और किसान खेती छोड़ के ग्वालियर चले गए। सामंत इस बात को तो जानता था कि अपनी इनकम का सोर्स क्या है? खेती। यदि किसान खेती नहीं करेंगे तो टैक्स लगेगा किस पे? इसलिए किसान वापस गया, सॉरी सामंत पीछे पीछे गया उनके, जाके किसानों को मनाया कि तुम वापस चलो, मैं तुमसे किसी भी प्रकार का कर तो चौरी कर लगा नहीं था। उसने एक घोषणा की थी, पर किसानों ने जब बॉयकॉट वगैरह किया तो उसने वापस ये कर ले ले। पर फिर भी अपने याद रखना है, हटाने वटाने वाली बात नहीं, लेकिन अपने कहना साहब लिया। कब लिया? 1900। भाई किसानों के आक्रोश का कारण तो है ना, छोटी छोटी चीजों से असंतोष उत्पन्न होता है, तो वह असंतोष का एक कारण कौन सा कर था? चौरी कर। किसने लगाया? कब लगाया? 1900। अपने यहां पर लड़की की शादी में पैसे देते हैं, ये लड़की की शादी में पैसे अभी भी ना, आप गांव के अंदर कभी नोटिस करना कि अपने दादाजी की उम्र के जो लोग थे वो पहले जब किसी गांव से जाते, पहले बैलगाड़ियां ऊंट गाड़ियां इन पे जाते, ऊंट गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, और दादाजी की उम्र के जो भी लोग जाते और किसी गांव के अंदर देखा कि शादी का सा माहौल है किसी घर में, रोकते, पूछते वहां पे भाई शादी किसकी है, लड़की की है या लड़के की है? और पता चलता लड़की की है, कन्यादान दे के आते। भले वो रुपया दे, 2 रुपये दे, अठन्नी चवन्नी भी दिया करते थे, पर ऐसा मानते थे कि यार कन्यादान देने से पुण्य मिलता है, और पुण्य मिलता है तो अगले जन्म में काम आएगा, अपने को स्वर्ग मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में भावना थी, तो कन्या के जो शादी होती है उस पर पैसे देने का रिवाज था। अभी गांव में कभी और नोटिस करना आप, मैं हमेशा कहता हूँ यार गांव के अंदर भाइयों भाइयों में आपस में बनती नहीं। ये बड़ी बकवास है कि गांव में लोग प्रेम से रहते हैं, मेरे को इससे बड़ी बकवास कुछ नहीं लगती। गांव में भाई भाई इतने लठ बजाते हैं, ये कहते हैं चाचा ताऊओं के केस पे केस है। ऐसे कोई परिवार नहीं है जिनके जमीन को लेके एक दूसरे पे मुकदमे नहीं कर रखे हो, सबने एक दूसरे के लठ बजा रखे हैं। तो कुछ ना कुछ छोटा, सगे भाइयों में लड़ाई, और गांव में तो कहते हैं कि सगे भाइयों में लड़ाई आज से थोड़ी हो रही है, महाभारत से हो रही है। कौरव पांडव तभी लड़ लिए थे भाई साहब, भगवान नहीं समझा पाए तो हम तो समझेंगे कैसे। तो लड़ाई होनी चाहिए, तो इसमें कोई बुरा भी नहीं मानता है, तो है थोड़ी बहुत चलने चाहिए, खटके होने चाहिए। ऐसे तो जीवन में मनोरंजन नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो लड़ाई लड़ाई है।
अब मान लो अपने परिवार में लड़के की शादी है और चाचा जी नाराज अपने से, तो चाचा जी लड़के की शादी में नहीं आए, पूरे एकदम टेढ़े टेढ़े रहेंगे, नहीं आएंगे। अब शादी के दिन नजदीक आ गए, 15 दिन पहले शादी के काम शुरू हो जाते हैं, गीत वीत गाने शुरू हो जाते हैं, पर चाचा और चाची दोनों नहीं आ रहे। फिर शादी के दिन से 2 दिन बचे, 3 दिन बचे, इतने में आते हैं रिश्तेदार, मामा जी, फूफा जी, इस टाइप के लोग होते हैं। रिश्तेदारों का एक ही काम होता है कि लड़ाई को और बढ़ाना, कैसे और लड़ाया जाए इनको। तो उनमें से कोई जाके चाचा जी के पास बैठेगा और वो जाके ये तो गलत है, मतलब बुलाया नहीं, मतलब तुम्हारे बिना ब्याह कर लेंगे। वो 2 बातें और कहता होता, भाई साहब मेरे से तो पहले ही भेदभाव करते थे। और फिर वो मामा जी टाइप के आदमी आपके पास आते हैं और आपको आके कहते हैं कि भाई बुला के लाओ उनको, घर पे तो लाना पड़ेगा उनको। आप जो क्यों लाए, उनकी गलती है, वो आए, कहते भाई बेटे का ब्याह है, और बेटे के ब्याह ऐसे नहीं होते, मनाना पड़ेगा जाके। फाइनली आप इतना प्रेशर बनाते हैं कि आप उनको मनाने के लिए जाते हैं। मनाने के लिए गए, चाचा जी को मनाते हैं, चाचा जी तो मान जाते हैं, एक दो बातें चाचा जी वैसे बोलते हैं, ये मेरे साथ ये किया था, इन्होंने ये किया था, मेरे साथ ये भी करते हो और ये भी करते हो। फिर वो कोई बीच में होता है, कहता छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब हो जाएगा, अब भाई तुम ये बात मान लो, तुम ये बात मान लो। तो चाचा जी तो बात कहते ठीक है आ जाऊंगा। फिर चाची खड़ी रहती है गेट के पीछे, और गेट के पीछे से कमेंट्री करती है कि मारला तो भोला है। प्रत्येक महिला को पता नहीं है क्यों लगता है कि उसका पति भोला है। मैंने किसी महिला से नहीं सुना कि वो कहे कि मेरा पति तेज है और बाकियों को बेच के खा जाए। गांव में हर महिला कहती है मारला भोला है क्या। और हमें तो न्यारे किए थे तब हमें तो थाली 3 ही दी थी, इनके 5 पांति आई थी, इनकी बकरियां हमारे इधर घुस जाती है, हम कुछ ही नहीं कहते। फिर कोई रिश्तेदार टाइप के आदमी तो वाह वाह बीननी वाह, अरे बीनने ने चो राखो बीननी वाह वाह घणो मोटो जीव राखणो। तो चाची यूं बड़बड़ बड़बड़ शांत होती है, तो उनको मना के लाना पड़ता है। मैं कहूं ये का ये अपने घर में बहन की शादी हो, कोई मनाने नहीं जाता, आए तो भली बात, नहीं आए तो जाओ। और मेरा ज्यादातर टाइम देखा हुआ, अधिकतर बार, क्योंकि एक आधा कोई अपवाद छोड़ दे, अधिकतम बार ये होता है क्यों नहीं आते। लड़की की शादी में भी कलडे कलडे घूमते ही है, नहीं आते। पर जब बारात आने वाली है या उससे एक दिन पहले, आज शाम को बारात आने वाली, सुबह वो दोनों बिना बुलाए आ जाएंगे, क्योंकि उनको लोग वैसे जाके बात करते हैं कि भाई के ब्याह में नाराज हो रहे हैं, लड़की के ब्याह में नाराज। लड़कियों की भी नाराजगी होती है, तो सबकी साझी होती है, इसमें किस बात की नाराजगी। तो चाची जी भी चुपचाप बारात आने वाली होती है, उसे थोड़ी देर पहले अंदर जाके कोई गीत वीत गाने लग जाते हैं। चाचा जी आके इधर पंचायती करते, ये पोल इधर से उखाड़ के यहाँ लगाओ। अरे तो आप पहले आ जाते, हमने पोल लगा दिया यहाँ पे, ना ना यहाँ नहीं, भाई का ब्याह किया था तब उधर लगाया था, अरे बुआ जी की ब्याह की बात बताएं, उखाड़ो पोल भाई उधर लगाओ। पर ऐसा लड़की की शादी के अंदर है, लड़के की शादी में नहीं। तो यहां कृष्ण सिंह ठीक उल्टा काम कर रहा था। एक और जोरदार बात हुई, 1906 में कृष्ण सिंह की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो जाती है? कृष्ण सिंह जो है 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है? डेथ। तो कृष्ण सिंह की डेथ हुई, तो कृष्ण सिंह का बेटा क्या बनना चाहिए अगला सामंत? कृष्ण सिंह के बेटा था ही नहीं। तो परिवार में किसी को गोद लो और गोद लेके उसको क्या बनाओ? सामंत। ये कहां से आए थे लोग? जगनेर। कहां से आए थे? तो इनका परिवार तो कहां था? जगनेर। तो ये जगनेर से एक लड़के को गोद लाए, उस लड़के का नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? तो 1906 में बिजोलिया का एक नया सामंत बनता है, उस सामंत का नाम क्या है? पृथ्वी सिंह नाम का एक सामंत बनता है। अपने यहां राजा महाराजाओं के टाइम में एक रिवाज ये भी था कि भाई ये एक रियासत है, इस रियासत में एक राजा है, एक क्या बनेगा उसका? सामंत। जब भी नया सामंत कोई भी बनेगा वो राजा को एक टैक्स देगा। जो भी नया सामंत बनेगा वो राजा को क्या देगा? कौन किसको? नया सामंत राजा। इस टैक्स को बोलते तलवार बंदाई। क्या बोलते? तलवार बंधाई कर बोलते, इसको तलवार बंधाई टैक्स बोलते। सुनना देखो कैसे, मैं बताता हूं। अपने अभी भी होता ना, अपने घर में मान लो सबसे बुजुर्ग जो आदमी उनकी डेथ हो गई, जैसे परदादा जी अपने घर में उनकी डेथ हो गई, या दादाजी की डेथ हो गई है ना, किसी के भी घर में बड़े आदमी की डेथ हुई, 12वें दिन मृत्यु भोज वाला कार्यक्रम करते हैं। तो उस दिन एक कार्यक्रम और होता अपने, पगड़ी दस्तूर होता ना, पगड़ी दस्तूर। परदादाजी की डेथ हो गई तो अब दादाजी की पगड़ी बांधेंगे, दादाजी की डेथ हो गई तो अब ताऊ जी के सिर पे क्या बांधेंगे? पगड़ी बांधेंगे। ऐसा करते हैं ना। राजा महाराजाओं के टाइम में भी ये था कि सामंत की डेथ हो गई तो 12वें दिन नया सामंत बनाएंगे। 12वें दिन क्या करेंगे? नए सामंत के पगड़ी रखी जाएगी, भाई इसको हम क्या मानते हैं? सामंत। तो जब नया सामंत बनाते तब राजा की तरफ से 2 आदमी आते। किसकी तरफ से 2 आदमी आते? वो उस सामंत के तलवार बांधते।
सामंत के क्या बांधते? सामंत का मतलब योद्धा है ना, लड़ने वाला आदमी। लड़ने वाले आदमी के पास क्या होना चाहिए? तलवार। तो एक आदमी आगे उसके पगड़ी रखता, राजा वाले दो आदमी आते, वो उसके क्या बांधते? तलवार। तलवार बांधने का मतलब था कि राजा तुम्हें अपना सामंत एक्सेप्ट करता है, राजा ये मानता है कि तुम उसके सामंत हो, इसलिए राजा ने तुम्हारे क्या बांध दी? तलवार। वो उसके बदले में उसको टैक्स देता कि राजा ने मेरे को मान लिया, मैं इसके बदले में आपको क्या देता हूं? टैक्स। ये टैक्स क्या कहलाता? कब लगता? नया सामंत बनेगा। किसको देगा? क्या जनता का कोई लेना देना है इससे? नहीं है, जनता का कोई लेना देना। पृथ्वी सिंह जब सामंत बना तो उसने राजा को टैक्स दिया, और राजा को देने के बाद जनता पे लगा दिया। उसने जनता का टैक्स दो। जनता ने कहा आज दिन तक तो लगा ही नहीं। उसने कहा दुनिया में कई काम पहली बार होते हैं, दो तुम। तो जनता इस बात से भी नाराज थी। आई बात समझ में? लिखो, अगला टैक्स लिख लो, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई टैक्स। लिखो, यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड टू किंग। नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड टू किंग। फुल स्टॉप लगा के इसी में कंटिन्यू करना। लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी। लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी। लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर लगा दिया था, या किसानों पर लगा दिया था। किसानों की बात करें तो किसानों की लिख लो। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। क्या क्या कारण है आप बताओ देंगे दोबारा? कितने प्रकार के कर लिए जा रहे हैं? भू राजस्व कम है या ज्यादा? उसको लेने का तरीका क्या है? बिना पैसे दिए काम करवाते। लड़कियों की शादी पे कौन सा टैक्स था? किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। कब लगाया? नया सामंत राजा को कर देता, उसको क्या बोलते? जनता पे किसने लगाया? कब लगाया? तो कोई पूछे बिजोली आंदोलन के कारण बताओ, तो कारण बता सकते हो? लंबा चला था बिजोली आंदोलन, 3 फेज में हुआ था। कितने फेज में हुआ था? लिखो, प्रथम चरण, फर्स्ट फेज। प्रथम चरण कब से कब तक है बताओ देंगे? 1897 टू 1914। लिखो तो, प्रथम चरण कब से कब तक है? कब से कब तक है बताओ? 1897 से 1900। सुनना, देखो ये बिजोलिया वाला जो इलाका था, यहां पर एक जाति के किसान ज्यादा रहते थे, धाकड़। कौन सी जाति के किसान थे? और जो नाम ही धाकड़, तो आंदोलन ही करेंगे। गानों में छोरी धाकड़ है, यहाँ पे किसान धाकड़ जाति है, धाकड़ जाति के किसान। इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। यहां पर एक गांव पड़ता था गिरधरपुरा। कौन सा गांव था? यहां से आंदोलन शुरू हुआ था। कौन से गांव से आंदोलन शुरू हुआ? कौन से किसानों द्वारा? कौन सा आंदोलन? लिखो, धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। कल पढ़ेंगे बाकी।